फ्री पीडीएफ नोट्स के साथ लगभग 20 मिनट में हम इस यूनिट को खत्म करने वाले हैं। और देखो ये जो रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग का जो सब्जेक्ट है ना, ये 4th ईयर में हमें मिलता है बीटेक में, लेकिन हमारे लिए ना ये फ्यूचर में या फिर हमारे करियर में इतना ज्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं है अनलेस आप इसमें कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो या फिर पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज में। तो इसलिए जो है ना हम इसमें ना काफी कुछ देखने वाले हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। अच्छा कहने का मतलब है 80 to 90% इस सब्जेक्ट में आ जाए। और अगर आपको डीप में लाना है ना 95% तक कैसे ला सकते हैं वो भी आगे बता दूंगा। तो फिलहाल यहां पर हमने जो है इससे पहले काफी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस डाल रखी है, जैसे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि वो भाई एज एन इंजीनियर काफी ज्यादा यूजफुल है और हमारे काम आता है। इसी तरह आइडिया टू बिजनेस मॉडल है, तो उसमें बिजनेस के बारे में हमने काफी कुछ देखा था, तो वो भी मैंने काफी डीप में आपको एक्सप्लेन करा था। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना, इसका मेन मकसद है हमारा कि अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी सीजीपीए मेंटेन करना। तो यहां पर ये हमारे फ्यूचर में या फिर हमारे करियर में हेल्प नहीं करेगा, तो इसलिए हम काफी जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाए, कैसे करने हैं डाउनलोड, वो सब कुछ आपको बता दूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। तो यहां पर इस तरह की कुछ डेफिनेशन मिलती है जिसमें लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट जो है ना, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए ना तो ये लोगों की लाइफ को आसान बनाना है, लोगों की लाइफ को बेटर बनाना है जो कि विलेजेस और रूरल एरियाज में रहते हैं, मतलब गांव वगैरह के जो लोग हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाना। अब बेटर कैसे बना सकते हैं भाई? उनको एम्प्लॉयमेंट देकर और उनको जो है उनका लाइफ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव करके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करके, और जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, वो कम करके, और उनको साफ पानी देकर, अच्छे से हेल्थ केयर देकर, मतलब आप रूरल डेवलपमेंट वर्ड से ही ना, इन दोनों वर्ड से ही आपके दिमाग में अपने आप ही डेफिनेशन आ गई होगी। तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन बताइए। और ये बेसिक चीज़ है यार, आपको पता ही है रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। गांव के एरिया का इंप्रूवमेंट करना, बेटरमेंट करना, किस तरह से, वो भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि स्कोप क्या है रूरल डेवलपमेंट का, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो भी आ जाए आपको ये हेडिंग्स जो है ना ये याद कर लेनी है और इनको आपको लिख देना है। अब देखो इन हेडिंग्स को आपने अच्छे से समझ लिया है और याद रख लिया ना, तो आराम से 3 से 4 पेजेस भर सकते हो। वो भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, स्कोप आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए, नीड्स आ जाए, ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके एक बार में कवर हो जाएंगे। सबसे पहला है बूस्ट एग्रीकल्चर। देखो गांव के एरिया में ना मेनली जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो होता है एग्रीकल्चर, वो खेती करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन काम है कि भाई उनकी खेती को इंप्रूव करना, उनकी फार्मिंग को इंप्रूव करना। हो सकता है कि भाई उनके पास जमीन अच्छी हो लेकिन वो उससे इतनी ज्यादा इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो वो अपनी जमीन का यूज करके बेटर इनकम कैसे कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा कमाई कर सकते हैं, वो हम इसमें हेल्प करते हैं रूरल डेवलपमेंट में। अब वो हो सकता है हम उनको नई नई टेक्नोलॉजी दे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि वो बेटर आउटपुट ले पाए अपनी ज़मीन से। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो गांव में जो है अच्छी अच्छी रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव करना, मतलब नहर वगैरह बनाना, इन सभी का यूज़ करके ना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके हम जो है गाँव का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है बेटर लिविंग कंडीशन। भाई जो बेसिक उनकी लाइफ है उसको इंप्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। वो कैसे हो सकता है? उनको भाई घर बना के देना, कोई कच्चे घर में रह रहा है उनको पक्के घर बनवा कर देना, और साफ वाटर देना। जैसे कि पीने का पानी है ना, काफ़ी गांव में जो होता है वो काफ़ी खराब पानी पीता है। खराब मतलब ऐसा गंदा नहीं बोल रहा हूँ, वो पानी हेल्दी नहीं होता। उनका TDS जो होता है ना वो 300, 400, 500 ppm तक जाता है, जो कि अनहेल्दी है। ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। दिखने में वो साफ लगेगा लेकिन वो हेल्थ के लिए काफ़ी गंदा होता है। तो सरकार क्या करती है, सरकारी नल लगवा देती है जो कि काफ़ी डीप में जाकर लगते हैं, जिनका TDS जो है 200 या फिर 150 ppm के अंडर रहता है, जो कि हेल्दी होता है। तो इस तरह से ये लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करके जो है हम गांव को इंप्रूव कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। एम्पावर यूथ, तो भाई जो यूथ है ना जो गांव में रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए जो है उनको अच्छे से एजुकेशन देना, उनको नई नई स्किल्स सिखाना ताकि वो फ्यूचर में जो है हमारे देश को आगे लेकर जा सके। तो इस तरह से भी डेवलपमेंट हो सकता है। बाकी बैलेंस्ड प्रोग्रेस, तो भाई ऐसा नहीं है कि हम भाई शहरों को ही डेवलप कर रहे हैं, शहरों में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और गाँव में कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई गाँव का जो मेजर पोर्शन है ना इंडिया का, वो सब गाँव में ही है। तो 70% मान के चल सकते हो वो गांव की एरिया है। तो भाई उनका डेवलपमेंट नहीं करा तो देश का कैसे डेवलपमेंट होगा? तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रिज अर्बन एंड रूरल गैप, तो भाई गांव में और शहरों के बीच का जो है गैप
जो है हमें कम करना है, जिसकी वजह से गांव से लोग शहर में माइग्रेट नहीं होंगे। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई काम नहीं होता गांव में, तो इसलिए वो शहर चले जाते हैं। तो गांव में ही अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ लाए तो भाई उनके पास भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इक्वली हम उनको ट्रीट करेंगे कि वो भी पैसे कमा पाए। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट, भाई गांव में काफ़ी सारे ऐसे कमाल के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मसाले हुए या फिर ज़मीन हुई या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनको सही से यूटिलाइज करने के लिए भी हमें रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि गांव में उन रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करा जाए तो वो अच्छा आउटपुट भी निकाल पाएंगे और फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा इंक्रीज वेलबींग, तो इसका मतलब ये है कि भाई बेसिक जो नीड्स है ना लोगों की, गांव की, वो फुलफिल कराना। तो ये कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ना, इनमें से 7 या फिर 8 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो आराम से आप 8 बोल रहा हूँ सॉरी, 3 से 4 पेपर भर सकते हो। और आप इंजीनियर हो, इसके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आप इतनी सी चीज़ को इतना बना सकते हो, तो ये भाई बनता है। इसके अलावा टैकल चैलेंजेस है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं गाँव के लोग, जैसे कि गरीबी हुआ, हेल्थ केयर अच्छे ना होना, भाई बीमार हो गए, अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है गाँव में, शहर जाना पड़ेगा, जब तक शहर जाएंगे जब तक जो है बीमारी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ना ये सब बेसिक चीज़ें वगैरह ये इंप्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई ऐसा डेवलपमेंट करो ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज हो, बैलेंस यूटिलाइज हो, कि आज के लिए भी अच्छा हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो ये कुछ रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस थी, स्कोप थी और नीड्स थी और ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखो ये वाली पहली यूनिट जो है ना थोड़ी लंबी है, इसलिए पहली यूनिट थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आगे की यूनिट्स काफ़ी छोटी होने वाली है। और ये जो आपको नोट्स है ना, इनकी लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, और पिन कमेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डाउनलोड यूनिट 1 दिखेगा। ध्यान से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये पासवर्ड यूज़ कर लेना, कैपिटल S बनेगा, चाहे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ना मैंने काफ़ी कंसाइज कर रखा है, काफ़ी शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं, लेकिन इसके ना डिटेल नोट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है हमारी ई बुक में। तो ये ई बुक जो है वो ध्यान से यार यूज़ कर लेना, इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी जो इस नोट्स में नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसी हेडिंग्स हैं जो आप सोचेंगे कि भाई ये तो मैंने बताया ही नहीं, या फिर ये अगर होता तो अच्छा होता है। तो भाई सोचो मत, वो आपको ई बुक में मिल जाएगा। मतलब यह है कि ई बुक में सारा कंटेंट मिलेगा, वो जो आपको गूगल सर्च करना पड़ जाए या फिर डिटेल में देखना पड़ जाए। अगर आपके पास ई बुक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंट कर सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, प्रिंट करके अपने पेन से भी ऐड कर सकते हो। ये वाले जो नोट्स है ये प्रिंट नहीं होंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ वो वाले जो ई बुक है उसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। बाकी ई बुक की जानकारी लेनी है आपको तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इन नोट्स में जो है अगला हेडिंग जो है, अगला पॉइंट जो है वो है एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं या फिर एलिमेंट्स क्या है? मेनली 3 है भाई, मीटिंग द बेसिक नीड्स। अब देखो इंसान की बेसिक नीड्स होती क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई और मोबाइल और लड़की। सॉरी यार मजाक कर रहा था, यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान होता है और यही रूरल डेवलपमेंट की जरूरतें हैं। मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनकी सबसे पहला कंपोनेंट तो यही है कि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए। मतलब उनके पास रोटी होनी चाहिए, मतलब खाना होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए और खाने के लिए खाना होना चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। अब देखो यार शहरों के लोगों के पास इतनी सारे ऑप्शंस होते हैं नौकरी करने के, हालांकि यार यहाँ पे इंजीनियर्स की हालत ख़राब है, खैर उसको छोड़ते हैं, लेकिन यार वहाँ पर गांव में भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो है फ्रीडम टू चूज़, भाई उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उनकी क्या चॉइस है, वो खुद के लिए जीना चाहता है, इस तरह से जो है वो इनकी जो फ्रीडम है वो भी होनी चाहिए रूरल वाले लोगों के लिए। ये कुछ कंपोनेंट्स थे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले या फिर कहीं मिक्स मैच हो जाए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंस या फिर रीजंस क्या है रूरल डेवलपमेंट के क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो भाई जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग वाली बात होगी। मतलब यहाँ पर जो है वही सब चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखी थी। तो ये वाले पॉइंट्स जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर ये जो पॉइंट्स है ना ये भी यूज़ कर सकते हो। तो वही सब चीज़ है कि भाई पॉवर्टी को कम करना, सभी को इक्वल चांसेस देना और सभी के पास फूड होना और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एम्पावर द कम्युनिटी।
तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने इधर देखी थी। अब जो है इसके बाद मेन चीज़ जो है ना वो शुरू करने वाला हूँ, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये है रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट ने ना काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे हैं बहुत टाइम से, भाई अभी नहीं, बहुत सालों से, 90s 80s से जो है काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे जो सिलेबस है ना AKTU का, तो इन्होंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर और सोशल सिक्योरिटी और इसके अलावा सोशल सेक्टर। तो ये 3 कैटेगरी में इनिशिएटिव्स को डिवाइड कर रखा है। तो पहली जो कैटेगरी है ना वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है। अब ध्यान रखना भाई, सिलेबस में हमारे इनिशिएटिव्स के नाम नहीं दे रखे हैं। ये जो है ना कोई भी आपको इनिशिएटिव पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला बताओ, ये वाला बताओ एग्जाम में। तो जितने भी पॉसिबल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं ना वो मैंने अपने ई-बुक में डाल रखे हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क योजना हो या फिर कोई सी भी योजना हो सारी उसमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो नोट्स है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट ही रखे हैं ताकि जो है आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो इनिशिएटिव है ना यहाँ पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर जितने भी अब हम देखने वाले हैं ना ए कैटेगरी में वो सब एग्रीकल्चरल वाले होने वाले हैं। तो फसल मतलब भाई क्रॉप और बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो आप कार या बाइक का इंश्योरेंस कराते हो ना, उसमें क्या करते हो, थोड़े से पैसे देते हो और उसके बाद आपकी बाइक कार में कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस जिससे कराया ना वो आपको पैसा दे देता है। सेम यहाँ पर होने वाला फसल के साथ। तो जो किसान है ना वो यहाँ पर इस स्कीम का यूज़ करता है। इसके बाद जो है फार्मर थोड़ा सा एक प्रीमियम पे करता है जो कि मैक्सिमम जो है ना 2% होता है उनकी क्रॉप का। तो उन्होंने अपने क्रॉप का 2% दे दिया। उसके बाद जो है कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर कीड़े खा गए उनकी फसल को, तो उसके बाद सरकार जो है उनको पैसा दे देती है एज एन इंश्योरेंस। इसके बाद हो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, और इरिगेशन मतलब पानी देना, फसलों में पानी देना। तो ये होता है कृषि मतलब किसान। तो यहाँ पर एग्जाम में ध्यान रखना ना, इस शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है कि व्हाट इज PMKSY। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है आपको और आपको इजीली समझ में आ जाना। यहाँ पर मैंने इरिगेशन स्कीम, इसे देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो स्कीम है ना इसमें मेनली फोकस करा जाता है कि इरिगेशन को कवर करने का, मतलब जहाँ पर गांव में इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, मतलब कुएं नहीं है और नहरें नहीं है अपनी फसलों को पानी देने के लिए, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ देना और पानी को कैसे अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करना। अब ऐसा नहीं है कि भाई पानी जो है थोड़े से खेत को पानी चाहिए, उसमें पानी तो हमने यूज़ कर लिया, बाकी वेस्ट जा रहा है, पानी इधर उधर बह रहा है, तो उसको भी एफिशिएंटली यूज़ करना कि पानी का वेस्ट भी ना हो और अच्छे से पानी भी हमें मिलता रहे। तो ये जो है गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी जिसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे नहरें बनवाई, काफ़ी सारे कुएं बनवाए और काफ़ी सारी जो नहरें हैं उनको आपस में कनेक्ट करा। तो ये जो चीज़ थी वो सरकार ने कराई इस स्कीम के अंडर। आपकी बंदी को आप पर ट्रस्ट हो ना हो, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप 3 से 4 पेजेस आराम से भर सकते हो। लेकिन आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप इतने पॉइंट से 3-4 पेजेस भर सकते हो, तो ई बुक ले लेना भाई। ई बुक में काफ़ी सारे डिटेल में पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर तीसरा जो है स्कीम वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। तो यहाँ पर जो है मतलब यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है यहाँ पर प्रमोट करा जाता है इस स्कीम के थ्रू। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो, मतलब जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स यूज करो वो यूज मत करो, उसकी जगह ना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो, जो नेचुरल खाद है उसका यूज करो। उससे क्या होगा ना, 2 चीज होगी। एक तो हमारी जो मिट्टी है ना, जो सॉइल है वो भाई खराब होती जा रही है केमिकल्स की वजह से, तो हमारी सॉइल जो है वो अच्छी रहेगी और अच्छी बनी रहेगी और आगे जो है किसान के लिए वो खेती में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी। दूसरी चीज़ ये है जो कि वो क्रॉप्स उगा रहा है, जो कि फल सब्जी जो भी उगा रहा है वो काफ़ी हेल्दी प्रोड्यूस होगी, तो जिसे वो बेचेंगे तो हेल्दी फूड मिलेगा, हमें केमिकल फ्री मिलेगा और उनकी जो है सॉइल की जो है हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। दोनों ही फायदे इसमें हो जाते हैं। इसके बाद है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट उन फार्मर्स को टारगेट करती है जहां पर लेस रेन होती है, जहां पर बारिश कम होती है। भाई कम बारिश होगी तो भाई खेती में तो नुकसान होगा ही, तो वहां पर इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी। इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट जो है ऐसी एरिया को देखते हैं जहां पर अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, मतलब कभी भी बारिश होगी कभी नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। अब इसी से रिलेटेड ना आपको और भी स्कीम दिख जाती है, उनको भी ना आपस में आप मिक्स कर सकते हो। और आपको पता ही है भाई 2 चीज़ सिमिलर होती है ना तो AKTU में चल जाता है, उसका कंटेंट इधर डाल दिया, इधर का कंटेंट उधर डाल दिया।
तो यहाँ पर जो मेन गोल है इस स्कीम का वो है फार्मर की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना और उनकी इनकम भी इम्प्रूव करना। इसके बाद आती है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरियाज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मेन वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ना उन लोगों को टारगेट करा जाता है जहाँ पर लैंड पुअर है और वाटर रिसोर्सेज पुअर है। तो यहाँ पर जो है उस लैंड को और वाटर को अच्छे से मैनेज करा जाता है और कंजर्वेशन करा जाता है। मतलब जो है वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। आपको पता होगा जहाँ बारिश नहीं होती है ना, कम होती है, कभी कभी होती है, तो वो क्या करते हैं ना, पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब बारिश ना पड़े, जब बारिश ना हो और पानी की ज़रूरत हो, उस पानी का यूज़ कर ले। तो इस तरह की चीज़ जो है यहाँ पर इस स्कीम में करी जाती है ताकि जो है लैंड को जो है अच्छे से यूज़ करा जा सके। जहाँ की लैंड अच्छी नहीं है उसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाया जाता है और काफ़ी सारे वाटर के रिसोर्सेज डेवलप करे जाते हैं। इसके अलावा जो है वाटर को स्टोर भी करा जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है। अब क्या करते हैं ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर सिलेबस है और ये जो स्कीम्स है, इसमें क्या होता है, पुरानी जो स्कीम्स है ना वो चेंज होती रहती है, उनका नाम बदल देते हैं, इसलिए आपको काफ़ी सारी स्कीम्स दिखती है लेकिन कंटेंट उनका सेम होता है। या फिर क्या होता है, 2-3 स्कीम्स को मिलाकर एक सिंगल स्कीम बना देते हैं। जैसे कि अब ये वाली है ना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें क्या करा इन्होंने, काफ़ी सारी जो प्रोग्राम्स हमने ऊपर पढ़े हैं ना, इसमें भाई सबको मिला दिया। सबको मिलाकर इन्होंने जो है इसका मेन मोटिव रख दिया कि फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको बढ़ाना है और एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली रखना है। तो इसमें क्या करा भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ कर ली और पानी का जो है अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर लिया। तो जितने भी ऊपर हमने पढ़ा है ना उन सभी के पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो। मेन गोल इसका यही है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना और जो है क्लाइमेट चेंजेस को भी इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो, कोई भी आपको डाउट है ना, कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, कुलभूषण कुंडलवाल मेरा यूजर नेम है। और एक चीज और है कि आपको पासवर्ड मैं अलग अलग से क्यों रखता हूँ भाई, उसके पीछे रीजन होता है, कुछ गलत मतलब मत समझना, इसके पीछे एक अर्निंग का मेरा रीजन होता है। अब देखो एक चीज और बता दूं, मेरा ना के स्टोर है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, अनबॉक्स्ड गैजेट्स को ना काफी कमाल के प्राइस पर सेल करता हूँ। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, गैजेट रिव्यूअर हूँ, तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉक्स को खोलता हूँ, उसके बाद वो गैजेट वापस से पैक कर देता हूँ। तो काफी कमाल की क्रेजी लूट प्राइस पर आपको ये गैजेट्स मिल जाएंगे। तो के स्टोर भी जाकर चेक कर लेना। अब वापस आऊं टॉपिक पर, तो देखो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया। अब जो अगली कैटेगरी है ना, जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है, वो है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में पहला जो है वो है अटल पेंशन योजना, APY। इसमें क्या है ना, ये जितने भी 18 से 40 साल के लोग हैं ना, ये उन सभी के लिए है। इसमें क्या है, इसमें आपको मिनिमम जो है ना मंथली पेंशन मिलेगी 1000 से लेके 5000 तक जब आप रिटायर हो जाओगे। तो रिटायरमेंट की एज में आपको, बुढ़ापे में आपको 1000 रुपये मिलेंगे या फिर 5000 मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर। इसके अलावा जो है आपको ऐसे फ्री में तो मिलेगा नहीं, आपको उससे पहले जो है ना, रिटायर होने से पहले मंथली आपको कुछ पेमेंट करनी हुआ करेगी, हर महीने काफ़ी छोटे अमाउंट में, और बाकी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब अपनी साइड से ऐड करेगी। उसके बाद वो जो पैसा इकट्ठा होगा ना, वो जब आप रिटायर हो जाओगे वो आपको मंथली बेसिस पर मिल जाएंगे। और अगर आप भाई मर गए, आपकी डेथ होगी, तो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटीज आ जाती है ना, तो यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं जो कि आपकी फैमिली को मिलेंगे। ऑब्वियसली आप मर गए तो भाई आपको थोड़ी ना मिलेंगे, आपकी फैमिली को मिलेंगे 2 लाख रुपए अगर आप मर गए। और भाई ऐसा ना हो, मैं स्कीम बता रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ मैं। बाकी इस प्रीमियम के लिए भी ना आपको बहुत छोटा अमाउंट देना होता है, 12 रुपए के समथिंग आपको देने होते हैं। इसके बाद अगर आपके एक्सीडेंट में आप बच गए, जिंदे हो, और आपके जिंदे होते हुए आपकी कोई डिसेबिलिटीज़ आ जाती है, हाथ पैर टूट गया, तो वो एक्सीडेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसके बेसिस पर आपको 1 या 2 लाख रुपए मिल जाता है। बाकी ये जो है स्कीम्स 18 से लेके 70 साल के लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस है जो कि LIC वगैरह करती है। इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से। तो वो एक्सीडेंटल इशू था, यहाँ पर जो है किसी भी रीज़न की वजह से आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और ये भी 18 से लेकर 50 साल की उम्र तक के लोगों के लिए है। और इसका प्रीमियम जो है वो भी काफ़ी सस्ता है, 30 रुपये के लगभग आपको ये पड़ जाता है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है ना इसमें, वो है सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर में आपके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं और काफ़ी सारे हमने ई बुक्स में एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, जो कि भाई
पॉसिबिलिटी जितनी भी हो सके उतनी हम कवर कर सके। तो पहला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा मनरेगा। तो यहाँ पर इसमें जी साइलेंट है और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आपने स्कूल वगैरह में ही पढ़ा होगा। इसमें क्या है ना, स्कीम में इसमें आपको 100 डेज तक का ना वर्क की श्योरिटी मिलती है। एक साल में आपको 100 डेज तक का वर्क मिलेगा जो भी गांव में रहता है और जिनको ज़रूरत है काम की। अब ऐसा होता है ना, गांव में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें सीजनल ऑफ रहता है। जैसे खेती है तो खेती करते टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीजन रहता है जब वो काम करता है। कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है कि उस टाइम पीरियड में वो खाली रहता है, कुछ काम नहीं होता है, तो वहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ताकि वो और ज़्यादा अर्निंग कर पाए। यहाँ पर कोई स्किल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें जो काम मिलता है ना वो आपके गाँव में ही मिलता है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके गांव में काम मिलेगा, इसका मतलब आपके गांव का डेवलपमेंट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, गांव का डेवलपमेंट जब कराती है ना तो गांव के डेवलपमेंट में गांव वालों को ही काम पे रख लेती है। मतलब गांव में कोई सड़क बननी है ना तो सड़क जो है ना गांव के लोगों से ही बनवाएंगे। सरकार उन गांव के लोगों को पैसे दे देगी उनकी मजदूरी के, और उनके गांव का डेवलपमेंट भी हो जाएगा, चाहे वो सड़क बनवानी हो, कुआं बनवाना हो। तो आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा काफ़ी, अगर आप मोबाइल से बाहर निकलते हो तो। इसके अलावा यहाँ पर जो है विमेन एम्पावरमेंट को भी काफ़ी ध्यान में रखा जाता है, मतलब औरतों को भी काम मिलता है। ये आपने काफ़ी देखा हो ना, औरतें काम करती है गांव में जो मनरेगा के थ्रू काम करती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि औरतों को भी काम देती है सरकार इसमें। बाकी दूसरा जो है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बेसिकली वही है जो लोगों की लाइफ है उसको इम्प्रूव करना जो गांव में रहता है। अब वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, उनकी पॉवर्टी हटाकर, उनको नौकरी देकर और उनकी इनकम को इम्प्रूव करके, उनको अच्छा साफ पानी देकर, उनको घर देकर और उनकी जो है हेल्थ केयर देकर, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह टाइम पर जो है हेल्थ केयर वगैरह प्रोवाइड कराकर। इसमें ना विमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी ज़्यादा की फोकस रखा गया है और इसमें जो है बेसिकली सब कुछ ध्यान में रखा जाता है जो भी हमने ऊपर देखा है। अब इसके अलावा ना यहाँ पर जो दूसरी जो चीज़ है ना, दूसरी जो है वो है 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसमें ना 20 पॉइंट्स होते हैं जिसमें मेनली 20 चीज़ें होती है, एरियाज़ होती है जिन पर फोकस करा जाता है। जैसे कि पॉवर्टी कम करना हुआ, एजुकेशन प्रोवाइड करना रूरल एरिया के लोगों को, हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। ये जो है ना 1975 में लॉन्च करी गई थी, लेकिन ये 1982 में रिवाइज करी गई, उसके बाद 86 में फिर से रिवाइज करी गई और उसके बाद फाइनली 2006 में इसको रिवाइज करा गया। और इसमें भी वही है भाई, गरीबी हटाओ और पढ़ाई कराओ, अच्छा घर दो। तो ये सब चीज़ें हैं, वही है ना, रिपीटेड है। इसमें ना स्कीम थोड़ी सी नाम चेंज करके कोई दूसरी गवर्नमेंट अपने नाम से लॉन्च कर देती है, कुछ जो है मर्ज कर देती है, कुछ जो है चेंजेस करके नया नाम रख देती है। इसके अलावा एक और स्कीम अभी देखो ना, इस स्कीम में ना काफ़ी सारे ऐसे दिखेंगे जिनका नाम बदल दिया है, जिनको मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर नोट्स में ही आपको दिख जाएगा। इसके अगली जो है ना वो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी ना डिटेल में हमने अपने नोट्स में दे रखा है। जो ई बुक है ना उसमें आपको और ज़्यादा डीप में मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर से करना है, ऊपर से करने का मतलब है कि 80 से 90% लाना, अगर सही से समझ के अपनी रिसर्च करके, और इसके बाद आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको इधर उधर नहीं भड़कना है और आपको डीप में करना है तो आप ई बुक खरीद लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट में कोई नहीं लिखेगा ई बुक कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा यार, मैं वीडियो नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर इसमें जो आप देखोगे ना, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी 1974 में और 1979 तक। इसमें क्या था, बेसिक नीड्स जो है ना लोगों की, इसके नाम से पता चल रहा है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। लोगों की जो मिनिमम नीड्स होती है ना रूरल एरिया में, वही सब है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन। तो ये सब पॉइंट ना सिमिलर है, एक का पॉइंट उसमें लगा दो, उसका पॉइंट इसमें लगा दो। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। तो इसमें भी आप सारा वही कंटेंट लिख सकते हो जो भी हमने पहले देखा है। इसके बाद है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या है, फूड फॉर वर्क, नाम से पता चल रहा है काम के बदले आपको खाना मिलेगा। ये 1977 में लॉन्च करा गया था। इसमें क्या था, मजदूरी दी जाती है जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनके गांव के डेवलपमेंट के, जैसे मनरेगा था ना, वो जो है ना इसी से ही बना था। इसका ही इम्प्रूवमेंट करके इसका मर्ज कर दिया गया था मनरेगा में, आप देख सकते हो। तो मनरेगा में क्या था, गांव का जो तरक्की होनी थी, गांव के लोगों से करवाते थे काम। इसमें क्या है, लोगों से गांव का काम तो करवाते, सड़कें नहरें वगैरह बनवाते हैं, लेकिन उनको पैसों की जगह खाना मिलता है। तो इसका जो मेन एम था वो था फूड सिक्योरिटी, मतलब लोगों को टाइम पे खाना मिल जाए, ये इनका मेन मकसद था। और उनसे काम करा लेते ताकि उनके गांव का डेवलपमेंट हो जाए। इसके बाद आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम।
तो ये जो है ना फूड फॉर वर्क को ना रिप्लेस कर दिया गया था, मतलब फूड फॉर वर्क को बदल के ये वाली स्कीम लॉन्च कर दी गई थी 1980 में। इसमें क्या था, इसमें जो लोग है ना जिनकी भाई ज़मीनें कम है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को काम पर रखा जाता था। बाद में इसको भी ना मर्ज कर दिया गया था JRY से, मतलब जवाहर रोजगार योजना में इसको मर्ज कर दिया गया था। और इसके बाद अगली स्कीम जो है वो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये जो है ना स्पेशली लैंडलेस वर्कर्स को टारगेट करती है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको टारगेट करती है। इसमें भी ना गारंटीड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है हर साल का। और ये जो है ना वही है मनरेगा के थ्रू, मनरेगा की तरह ही है, लेकिन मेनली जो इसका फोकस है ना टारगेटेड जो लोग हैं वो है लैंडलेस वर्कर्स। और इसको भी भाई बाद में मर्ज कर दिया गया था NREP से। इसके बाद जो है अगली और लास्ट स्कीम वो है जवाहर रोजगार योजना, जो कि जो बनी थी मर्ज करके NREP और RLEGP, जो कि हमने ऊपर देखी है। इसमें क्या होता है ना 80% तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, 20% स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। इसमें जो टारगेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं, मतलब जो लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, या फिर जो है काम नाम के लिए काम है लेकिन पैसे उनसे कमाए नहीं जा रहे, उन लोगों को टारगेट करती है। लेकिन जो भी लोग हैं ना ये सब BPL के अंडर होने चाहिए, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो आते हैं ना रूरल एरिया में, उन लोगों को टारगेट करा जाता है। प्रायोरिटीज उन्हें दी जाती है जो SC या फिर ST कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि ये 30% जो है ना विमेन के लिए रिजर्व्ड है इसकी सीट्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है विमेंस के लिए 30% रखा गया है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और विमेन एम्पावरमेंट को ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। बाद में ये भी रिप्लेस करके जो है इसका नाम बदल के दूसरी स्कीम्स में मर्ज कर दिया गया था। तो भाई ऐसे ही नाम बदल दिया, मर्ज कर दिया, इस तरह की कुछ स्कीम्स है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि आपको ई बुक में मिल जाएगी। अगेन बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यूनिट 2 काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब एक टॉपिक पढ़ो और भाई बाकी टॉपिक में उसका कंटेंट भर दो, ऐसा कुछ हिसाब होने वाला, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो यूनिट 2 रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग सब्जेक्ट की यूनिट 2, इसके जो टॉपिक है ना रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नाम से पता चल रहा है रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स। तो काफी सारे ऐसे प्रोग्राम जो है ना पुराने टाइम में, पुराने मतलब 1920s के अराउंड जो है ना काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे ताकि गांव के लोगों का जो है डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जैसे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट और गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली इसका कोर कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना ये सब अपने टाइम पर कराए गए थे ताकि गांव के लोगों का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और बाकी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो इंप्रूव हो पाए और एजुकेशन मिल पाए, ये सब। तो यहाँ पर फायदा ये है, देखो सब एक्सपेरिमेंट का जो मेन गोल है ना वो सब एक है, गरीबी हटाओ, लोगों को पढ़ाओ, लोगों की जो गांव के लोग हैं उनकी इनकम बढ़ाओ, उनकी फार्मिंग को इंप्रूव करो। बस ये जो 4-5 चीज बताई है ना मैंने, इन्हीं चीज को आपको इन टॉपिक्स में भरना है। ये आपके क्वेश्चन में आ गया श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट या गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, सब में भाई यही लिख दो कि गरीबी हटाई गई थी इस एक्सपेरिमेंट में, लोगों को एजुकेशन दी गई थी। तो यही सब चीजें ना रिपीट कर करके लिखना है। अब यहाँ पर ना हम जो पहला एक्सपेरिमेंट होंगे उसे थोड़ा डीप में समझेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है ना उसको थोड़ा ना शॉर्ट में समझेंगे, जो उसका मेन जो उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसको समझेंगे। बाकी बीच का कंटेंट भाई सेम ही रखना है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा, पूरा समझा दूंगा, इस चीज की गारंटी लेता हूं। तो थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो। तो पहला जो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट है ना, तो यहां पर हमें सब एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ चीजें जो है याद रखनी है। जैसे कि श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट है, किसने स्टार्ट करा था, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किस जगह पर स्टार्ट हुआ था और ये फेल्ड क्यों हुआ था, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। जैसे गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी देखना होगा किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट करा था और कहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये क्यों फेल हो गया था। बस ये चीजें आपको याद रखनी है हर एक्सपेरिमेंट में। बाकी बीच का चीज तो भाई इसका उठा के इसमें रख दो, उसका उठा के इसमें रख दो। वही है भाई, गरीबी को कम करना था और गरीबी को कम करने के लिए भाई एजुकेशन दी गई। एजुकेशन देने के बाद जो है विमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। यही सब चीजें बढ़नी है। अब देखो पहला एक्सपेरिमेंट जो है ना वो है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू करा था। ये भाई फेमस पोइट थे, आपको पता ही है। और
इन्होंने ना अपने टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा गरीबी देखी थी, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार देखा था और ये भाई ईस्ट बंगाल में रहते थे, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी गरीबी वगैरह देखी है, फार्मर्स पर जो ज़ुल्म होते थे वो देखे थे। तो इनको यार ये शुरू से ही थोड़ा दिल पे बैठी हुई थी चीज़, तो इन्होंने सोचा कि यार ये जो अत्याचार है, ये जो गरीबी है गाँव की, इसको हमें सही करना होगा। तो इसलिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू करा जिसका नाम रखा इन्होंने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट और ये 1920 में शुरू करा गया। क्यों शुरू करा गया? जो गाँव के लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और गाँव जो है अपने आप में फुलफिल्ड रहे, मतलब अपने काम वगैरह खुद कर पाए, ज़्यादा लोगों पर डिपेंड वगैरह ना रहे। अब भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने हेल्प ली एक ब्रिटिश गोरे आदमी की जिनका नाम था लियोनार्ड, और बाकी आगे का सरनेम देख लेना भाई, मुझसे बोला नहीं जा रहा, खतरनाक नाम है। बाकी ये आपको ना फर्स्ट नेम या फिर सेकंड नेम एक चीज़ याद कर लिया करो, मिस्टर लियोनार्ड लिख देना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसमें आपको किसने स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा और कहाँ पर स्टार्ट करा और किसके साथ स्टार्ट करा, बस ये चीज़ याद रखनी। आगे भाई हम तो भाई पूरे चैंपियन है, 3-4 पेपर भर देंगे, गरीबी इन्होंने हटाई है, इन्होंने बहुत कुछ वो करा है, क्या-क्या करा है, वो एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे कि जो गोल था ना इस एक्सपेरिमेंट का, वो था भाई बी फ्रेंड विलेजर्स, मतलब गांव के लोग जो है ना आपस में मिलके काम करें, आपस में मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसके अलावा जो है लर्न बाय डूइंग, मतलब इनका मेन गोल था कि भाई जो लोग है ना वो काम करके सीखे। ऐसा नहीं कि भाई हमने तुम्हें बता दी ऐसे ऐसे चीजें होती है और ऐसा हो जाएगी, ऐसा नहीं ना, उनसे काम करवाओ। अगर हम उनसे फार्मिंग में कोई बता रहे हैं ना कि इस तरीके से फार्मिंग में काफी अच्छी आपकी अर्निंग हो सकती है, उनसे एक्सपेरिमेंट कराओ, उनसे कराओ, करके सीखो। प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने देने का मेन गोल था। इसके अलावा साइंस जो है ना उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करा इन्होंने। जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको जो है ना हमारी जो जैसे कि फार्मिंग है, फार्मिंग में इन्होंने काफ़ी सारे साइंस के चीज़ें ऐड करी और काफ़ी सारे मशीन वगैरह का यूज़ करना बताया। तो मतलब साइंस का जो है ना इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, मतलब गाँव के जो लोग हैं वो अपने आप में सक्षम हो कि वो खाना, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह जो है इसका खुद से इंतज़ाम कर सके, दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। और वही है कि आपस में मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम करें। इसके अलावा की एक्टिविटीज़ देखना, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या-क्या हुआ था। तो इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में जो जो हुआ था ना वो था डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, मतलब इन्होंने क्या करा ना फार्मिंग के ना नए नए मेथड सिखाए और जो गांव के विलेजर्स थे ना, मतलब गांव के लोग थे, उनको ट्रेन करा गया कि किस तरह से आप बेटर फार्मिंग कर सकते हो ताकि बेटर आउटपुट निकाल पाओ। इसके अलावा ट्रेंड इन वेरियस क्राफ्ट, मतलब जो काफ़ी सारे क्राफ्ट्स एक्टिविटीज़ है ना फार्मिंग के अलावा, उसमें भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी गई। कारपेंटरी कैसे कर सकते हो भाई, सिलाई बुनाई कैसे कर सकते हो, इन सब का यूज़ करके वो अपनी एडिशनल इनकम कर सकते हैं। मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम उनकी फार्मिंग थी, गांव में खेती वगैरह करके, लेकिन बाकी और कुछ चीज़ें भी करके वो एक्स्ट्रा अर्न कर सकते थे, उसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू बिजनेस भी करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते थे। जैसे कि वो डेयरी करके या फिर मधुमक्खी का पालन करके, मधुमक्खी को पालकर उसके शहद को बेचकर इस तरह से भी अर्निंग कर सकते थे। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव मूवमेंट इन्होंने चलाया था, मतलब धर्म गोला नाम से ना इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसमें ना सब लोग मिलके ना जो है चावल इकट्ठा करते थे और जब जिसको ज़रूरत होती थी, जिसको बुरे टाइम में चाहिए होते थे चावल वगैरह, उनको जो है वो वहाँ पर दे देते कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करके। बेसिकली ऐसा इन्होंने एक बैंक बना दिया, जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो ना और जब आपको ज़रूरत पड़ती है लोन वगैरह की, बैंक से आप पैसे ले लेते हो। इसी तरह यहाँ पर बैंक में पैसे की जगह यहाँ पर चावल जमा करते थे और भाई जिसको चावल उधार चाहिए होते थे यहाँ से चावल ले लेते थे और अपना इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते थे। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारे औरतों को आगे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी। महिला समिति जो इन्होंने बनाई थी वो मेनली फोकस करती थी कि वुमेंस को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको जो है इकोनॉमिकली भी पार्टिसिपेशन देना चाहिए, यानी कि वो घर में ही रह रही है, उनको बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। चैलेंजेस क्या थे भाई, यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी कम मिला था, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट ना मिलने की वजह से और काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह ना होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया था। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है आपको, बीच का कंटेंट अपने आप लिख सकते हो, इम्पैक्ट एक बार देख लेना, उससे आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने नई फार्मिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करी, नई नई स्किल्स सिखाई। इसके अलावा इन्होंने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करा, मतलब खुद में अपने काम को
करो, मतलब दूसरों पर डिपेंड वगैरह ना रहो। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट को भी काफ़ी ध्यान दिया गया, औरतों को एजुकेशन और उनको पार्टिसिपेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी मोटिवेट करा गया। अब देखो इसके बाद आता है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो भाई गुड़गांव भाई एक गांव ही था, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये भी 1920 में ही करा गया था और ये शुरू करा गया था एफएल ब्राइन के द्वारा। तो ये जो थे इन्होंने भी भाई काफी स्ट्रगल देखा था, काफी गरीबी देखी थी गुड़गांव में। मतलब ये गांव विलेज वगैरह में ही रहते थे और इन्होंने काफी गरीबी देखी। इनका भी मेन एम यही था कि भाई गरीबी हटानी है, हेल्थ इंप्रूव करनी है लोगों की, और जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं उनको थोड़ा बढ़ाना है। तो देखो यार, वही कंटेंट उठाकर यहाँ पर लिख देना, बस यहाँ पर फर्क ये होगा ईयर जो है वो तो सेम है ही। इन्होंने स्टार्ट करा था और गुड़गांव में स्टार्ट करा गया था, तो बस यही चीज है, और बाकी आपको सब कुछ सेम ही रखना है। बाकी यार यहाँ पर और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, पहला वाला कंटेंट ही उठाकर यहाँ रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वही है ब्राइन भाई का जो हमारा इनका एम था, वही था कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना है, और जो विमेन है उनको एजुकेट करना है। मतलब उस टाइम पर औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, तो उसको भी इन्होंने मोटिवेट करा। तो इन्होंने ना एक प्लान बनाया, इस प्लान का नाम रखा द गुड़गांव स्कीम। तो इसमें जो मेनली इनका स्कीम का कहना था वो ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाओ। तो इन्होंने क्या करा, गांव के जो ना कुछ लोग थे तो उनको ना गाइड बना दिया, उनको नाम दिया विलेज गाइड, के भाई आपको जो है ना ये ट्रेनिंग देनी है गांव के लोगों को। तो इन्होंने गांव के लोगों को ही उठाया कुछ और उनको सिखाया विखाया, और उन्होंने बोला कि भाई बाकी जो गांव के लोग हैं उनको जाकर सिखाओ, उनको गाइड करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो ये जो विलेज गाइड्स थे ना, ये जो विलेज गाइड्स थे, ये बाकी जो गांव के लोग हैं उनको जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करते थे, जिसमें बताते थे कि अपनी फार्मिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और विमेन एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने फार्मिंग को इंप्रूव करा, इन्होंने नई नई सीड्स दी और नए नए टूल्स दिखाए और नई नई टेक्निक्स सिखाई कि भाई किस तरह से हम अपनी फार्मिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनका फोकस था हेल्थ पर। इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने एक हेल्थ सेंटर खोला और उसमें सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करी, और इसके अलावा इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ करा। इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती थी जो कि विमेन एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस्ड होती थी। चैलेंजेस क्या है कि भाई मतलब ये फेल्ड क्यों हो गया? देखो काफ़ी जो लोग थे ना, जो विलेज गाइड्स थे, जो गांव के लोगों को ही विलेज गाइड बनाया गया था, वो जो होता है ना उनको टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से भाई अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर पाते थे गाँव के लोगों के साथ। इसके अलावा है लैक ऑफ ऑनरशिप। भाई यहाँ पर जो ये प्लान था ना, इसमें जो है लोगों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस प्लान को चलाने में। अब भाई जैसे ब्राइन भाई साहब चले गए, उसके बाद भाई ये तो बंद होना ही था एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जो है ना लोग जो है ना इसमें खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लोगों के ऊपर ना थोपा जा रहा है एक्सपेरिमेंट, इस वजह से भी ये फेल्ड हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो पाया। अब देखो इसी तरह से हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है मारथंडम एक्सपेरिमेंट, और ये जो एक्सपेरिमेंट था ना ये 1921 में स्टार्ट करा गया था डॉक्टर हैच के द्वारा। तो आपको पूरा नाम याद रह जाता है, अच्छी बात है, और सेकंड नेम रह जाता है तो भी अच्छी बात है, डॉक्टर हैच लिख देना। तो ये क्या थे, अमेरिकन एक्सपर्ट थे। इन्होंने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा ताकि इंडिया में जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करें। इसका भी भाई मेन गोल यही था कि भाई एजुकेशन दो, हेल्थ वगैरह इंप्रूव करो। तो इनका जो मेन गोल था वो कुछ इस तरह से था, स्पिरिचुअलिटी पर इन्होंने काफी ध्यान दिया। मतलब लोगों को बोला कि भाई पूजा पाठ करो और थोड़ा मतलब वो रहो, रिलीजियस रहो। और इसके अलावा माइंड, इन्होंने क्या करा, माइंड को इंप्रूव करने के लिए बोला। माइंड कैसे इंप्रूव होगा कि भाई एजुकेशन लो, अच्छी अच्छी स्किल्स सीखो। इसके अलावा बॉडी मतलब हेल्थ, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, मतलब अच्छी फैसिलिटीज वगैरह हेल्थ के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी, मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाओ ताकि आपस में मिलके रह सको। और इकोनॉमी, मतलब मिलके जो है ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओ। तो इन्होंने क्या करा, एक मॉडल सेंटर बनाया जिसमें ना काफ़ी सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ दी, जैसे कि इम्प्रूव ब्रीड्स जो है एनिमल्स की, वो बताई किस तरह से हो सकती है, कैसे करनी है। इसके अलावा भाई हनी की प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है। भाई ये काफ़ी कॉमन है इन एक्सपेरिमेंट्स में कि इन्होंने हनी की प्रोडक्शन बढ़ाई है, दूध वगैरह से काफ़ी अच्छा बिजनेस करा है, सिलाई बुनाई और कढ़ाई वगैरह की ट्रेनिंग दी है ताकि वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर या फिर अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी करके और ज़्यादा इनकम वगैरह कर सके। नए नए टूल्स दिए गए और नए नए इक्विपमेंट्स दिए गए ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए और अपनी फार्मिंग को भी इम्प्रूव कर पाए। बाकी भाई वही है सेल्फ रिलायंस वाला, मतलब गाँव के लोगों को आपस में मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है जो गाँव की है।
इसके अलावा सक्सेस स्टोरी जो रही है ना इनकी, वो है एग सेलिंग क्लब। मतलब भाई इन्होंने अंडे का प्रोडक्शन वगैरह और उनकी सेलिंग वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना सिखा दिया गांव के लोगों को, किस तरह से अंडों की जो है प्रोडक्शन बढ़ानी है और किस तरह से अच्छे तरीके से उनको बेचना है, कैसे उससे अर्निंग करनी है। इसके अलावा हनी कॉर्पोरेटिव, मतलब उन्होंने भाई शहद का जो है ना बिजनेस वो बढ़िया तरीके से सिखा दिया, कैसे मधु पालन करना है, मतलब मधुमक्खी का पालन करना है, उसके बाद शहद को बेचना कैसे है, इस तरह से इसका भी प्रोडक्शन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। इसमें चैलेंजेस क्या थे कि भाई वही है पैसों की कमी, भाई कहीं से फंड वगैरह नहीं मिल रहा था इसके लिए, उनके जो है ये एक्सपेरिमेंट रह गया ऐसी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करा, और इसके अलावा जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एक आदमी पर डिपेंडेंट था जो कि डॉक्टर एच थे, और भाई एक बंदे पर जब इतना प्रेशर आ जाता है तो वो भी सही से काम नहीं कर पाता है। अब देखो जैसे मैंने लास्ट यूनिट में बताया था ना कि यहाँ पर मेरी ई बुक भी है जो कि डिटेल में आपको और ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, तो अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो भाई ये नोट्स देख लेना, इसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 80 to 85 80 90% तक आराम से सब्जेक्ट में ला सकते हो अगर दिमाग का यूज़ करोगे तो। और अगर आपको डिटेल में कंटेंट चाहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए, सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और बाकी रही नोट्स की बात, वो पिन कमेंट में मिल जाएगी, वो जो कि आपको फ्री में मिल जाती है। बाकी आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना, कुलभूषण कुंडलवाल मेरा यूजर नेम है। अब वापस से टॉपिक पर आऊं ना, तो यहाँ पर हमने काफी एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब बाकी सब एक्सपेरिमेंट भाई सेम है, सिमिलर है, सबके सेम गोल है, सेम काम करे उन्होंने, से भाई जो है जिसने स्टार्ट करा जो ईयर है, और ये सब चीजें थोड़ी डिफरेंट है जो कि हमें देखना है। अब इसके बाद है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। तो बड़ौदा स्टेट आप जानते हो, नहीं जानते हो ना? जानते हो, आपको पता ही होगा, जो गुजरात में वडोदरा है ना, वडोदरा सॉरी यार, कोई ऑफेंड मत होना यार, मुझसे बोला नहीं जा रहा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो पहले इसका नाम था बड़ौदा, तो ये इस स्टेट में जो है ना, इस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट शुरू करा गया था। ईयर जो था वो 1932 था, तो 1932 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू करा गया था। लोकेशन ये थी, और ये शुरू करा था कृष्णाचारी अंकल ने, और ये जो थे ये बड़ौदा के दीवान थे। और इसके अलावा आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज आपको याद रखनी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, बाकी सब आप सेम कंटेंट वही छापना है। जैसे कि देख सकते हो इनका जो गोल है ना वो वही है कि भाई गांव का डेवलपमेंट करना है। अब इसका की एक्सपेक्ट क्या है भाई, वही है लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है। सेल्फ रिलायंस है, मतलब गांव के लोग जो है खुद में सफिशिएंट होने चाहिए कि अपने लिए रोटी कपड़ा मकान वगैरह कर पाए, मतलब दूसरों पर डिपेंड होना ना पड़े। इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ वही है यार, गांव के लोगों को एजुकेट करा गया, उनको सिखाया गया, उनको गाइड करा गया। कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स थे जो कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, जैसे कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब वही है कि भाई जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसको यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम चलाया गया जिसमें इनको गाइड करा गया, एजुकेशन दी गई, और बताया गया कि किस तरह से वो मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं जिससे वो हनी का बिजनेस कर सकता है, स्पिनिंग का बिजनेस कैसे कर सकता है, और जो बुनाई का बिजनेस है कपड़े वगैरह बनाने का, धागे वगैरह बनाने का, और गार्डनिंग वगैरह का, तो इस तरह के बिजनेस वगैरह को इन्होंने प्रमोट करा कि ताकि उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो पाए। वही सब चीजें जो हमने पहले देखा था। और इन्होंने क्या करा, पंचायत सिस्टम को वापस लाया गया। इन्होंने बोला कि भाई सेंट्रल पावर नहीं होनी चाहिए, गांव में भी ना हम पंचायत बनाएंगे ताकि गांव का देखभाल करने के लिए भी लोकल एक गवर्नमेंट टाइप होना चाहिए, जो कि पंचायत, आपको पता ही है पंचायत क्या होती है। तो पंचायत वाला सिस्टम इन्होंने वापस से लाने की इन्होंने कोशिश करी और उसको ज़्यादा प्रमोट करा। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन को ध्यान रखा। अडल्ट एजुकेशन का मतलब सेक्स एजुकेशन नहीं है, अडल्ट एजुकेशन का मतलब है कि मतलब बच्चों को ना पढ़ाया जाए कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद भाई जब बड़े हो गए, जवान हो गए, पढ़ाई खत्म नहीं, उसके बाद भी पढ़ाई करनी चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड वगैरह में, उसको भी इन्होंने प्रमोट करा। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट है फिरका डेवलपमेंट स्कीम। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये स्कीम थी, ये जो है ना लॉन्च करी गई थी 1946 में, ये याद करने वाली बात है। इसके बाद जो है ये मिस्टर प्रकाशम जी ने शुरू करी थी, और ये मद्रास में शुरू करी गई थी। मद्रास स्टेट आज के टाइम में जाना जाता है तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था, तो वहां पर ये लॉन्च करी गई थी। इसका भी वही गोल था कि भाई रूरल डेवलपमेंट हो, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाए, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, इकोनॉमिकली सैनिटेशन वगैरह का ध्यान दिया जाए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान वगैरह जो है ये खुद की अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। ग्राम स्वराज, भाई गांधी जी के ना ये पूरे भाई
यहाँ पर जो है ये गांधी जी को बिल्कुल आइडियल मानते थे। तो इनका जो गांधी जी का विजन था ना, तो वही इनका यहाँ पर मेनली फोकस था, ग्राम स्वराज। मतलब वही है, गांव के जो लोग हैं सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए अपने काम वगैरह के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन भाई वही था। इन्होंने क्या करा, फोकस करा फिरकास को। मतलब इन्होंने ना एक सब डिवीजन बना दिया। मतलब जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर बहुत सारे सिटीज और गांव है। इन्होंने क्या करा, इसी तरह ना और डिवीजन बना दिए फिरका के नाम से। मतलब फिक्रा मतलब एक डिवीजन, एक सेक्शन, एक सर्कल, एक एरिया मान के चल सकते हो जिसमें डेवलपमेंट करना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 34 ऐसे एरिया डिवाइड करके बनाए, 34 एरिया बनाए जहां पर डेवलपमेंट करना था। इसके बाद भाई इन्होंने एक्सपेंड कर इसको 50 कर दिया, 50 एरिया बना दी जहां पर डेवलपमेंट करना था। इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करा। मतलब इन्होंने क्या करा, वही ग्राम सेवक वगैरह का सिस्टम बनाया, जो कि एक फिरका था ना, एक फिरका मतलब एक एरिया जहां पर डेवलपमेंट होना, वहां पर ना एक ग्राम सेवक बना दिया जो कि सुपरवाइज करेगा। मतलब वहां का इन्होंने सीएम पीएम बना दिया कि इस फिरका का सीएम और पीएम ये होंगे भाई साहब, जो कि पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज थी। और इसके अलावा की एरिया जो थी वही थी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, मतलब सड़कें अच्छी बनाना और पानी की सप्लाई वगैरह को अच्छा करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत को जो है इन्होंने फिर से वही स्ट्रेंथ दी कि भाई पंचायत वगैरह का सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने फूड की प्रोडक्शन और फार्मिंग वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए भी सिस्टम बताया। इसके अलावा वही भाई कढ़ाई वगैरह, सिलाई वगैरह, धागे, कपड़े वगैरह बनाने के सिस्टम को भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट करा। इसके बाद है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो ऊपर के देखे ना सिमिलर सी है चीज, लेकिन ये काफी हद तक डिफरेंट है, जो कि थोड़ा हम डीप में देखेंगे। ये जो है ना 1948 में शुरू करा गया था, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन किससे, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग कंट्री बन गए थे, इतना तो याद होगा इंजीनियर्स। तो यहाँ पर इंडिया जो है उसका पार्ट जो है पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। तो 1948 की बात है, जब भाई काफी सारे लोग जो है ना वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया आ गए। वो कहने लगे कि भाई हमें रहने के लिए जगह दो यार, हमें वहाँ मजा नहीं आ रहा, पाकिस्तान में मजा नहीं आया हमें, हम यहीं आ रहे हैं। तो क्या करा, एसके दे जो थे ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। जो लोग वहां से आ रहे थे ना, तो उनके लिए भाई जगह वगैरह बनाई और वहां पर आके वो रह सके। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा नाम इन्होंने रखा नीलोखेरी। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या गोल था कि जो लोग वहां से आ रहे थे ना वेस्ट पाकिस्तान से, उनको भाई घर बना के दो और उनको नौकरी भी दो, घर भी दो और नौकरी भी दो। तो इन्होंने क्या करा, जो काफी जगह थी, मतलब जहाँ पर अवेलेबल जगह थी, इन्होंने यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह दी और वहाँ पर काम दिया। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उनको क्या बोला कि भाई काम करो, अपना पैसा कमाओ और रोटी बनाकर खाओ, खुद से करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। इन्होंने क्या करा, नई नई स्किल्स सीखो, नई नई स्किल्स सीखोगे तभी आप काम कर पाओगे, तभी पैसे कमा पाओगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने घर बना कर दिए और मार्केट प्लेस दिया, ताकि वो अपने जो भी काम करके सामान वगैरह बना रहे हैं ना, वो बेच सके। मतलब जैसे कारपेंटरी करके इन्होंने काफ़ी सारे लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाए, तो उसको बेचने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो बेचने की भी जगह दी, घर रहने के लिए भी जगह दी और उनको स्किल्स भी दी और उनको सिखाया भी कैसे काम करना है। इसके अलावा इन्होंने ट्रेनिंग दी, वही सब चीज़ें ट्रेनिंग में इनको फार्मिंग सिखाई गई, खेती कैसे कर सकते हैं, कारपेंटरी कैसे कर सकते हैं। तो इन सब काम करके वो अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे और अपना रहते थे आराम से। इसके अलावा जो है इनको स्कूल भी बना कर दिए, इनके लिए हॉस्पिटल भी बना कर दिए और सारी फैसिलिटीज दी गई इनके जो भी टाउन बनाया गया था। इसका जो स्पेशल फीचर था ना, इस प्रोजेक्ट को कहा जाता था मजदूर मंजिल। मजदूर मतलब वही है लेबर, और मंजिल मतलब हाउस ऑफ लेबर। तो यहाँ पर जो इनका टाउन बनाया गया था उसको नाम दिया था मजदूर मंजिल। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो सारे लेबर लोग रहते हैं, यहाँ पर सारे मजदूर लोग रहते हैं, वो रहते भी यहीं हैं, काम भी यहीं करते हैं। तो ये जो इनकी एरिया थी ना नीलोखेरी, ये एक ऐसा टाउन था, एक टाउन बोलना चाहिए, विलेज चाहिए, टाउन और विलेज का कॉम्बिनेशन था, जिसको इन्होंने नीलोखेरी नाम दिया था, जिसमें लोग रहते थे और काम करते थे। तो ये कुछ चीज थी जो हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह देख लिए। अब इसके बाद ना दो टॉपिक और है, जो कि है अप्रोचेस टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो दो अप्रोच थी, दो एक तरह की सोच थी, दो तरीके थे रूरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए। एक गांधी जी की अप्रोच थी, एक भाई टैगोर साहब की अप्रोच थी। गांधी जी की अप्रोच थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड रहता है, तो एग्जाम्स में भी गांधी जी को ज्यादा पूछा जाता है।
तो देखो गांधी जी की जो अप्रोच थी ना उसका कोर प्रिंसिपल जो था ना वो ये तीन चीज थी। पहली थी मॉरल वैल्यूज। भाई जो गांधी जी थे ना वो बोलते थे कि भाई लोगों में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए, नॉन वायलेंस होने चाहिए, मतलब अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और भाई सभी के लिए इंसाफ सही तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा इनका था रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये था कि जो भी आप हिंदू है तो गीता में देखो, मुस्लिम हो तो कुरान में देखो, जो भी आपकी रिलीजियस बुक है उसमें जाकर ना मॉरल वैल्यू सीखो, क्या चीज उसमें बोल रखी है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज सीखो, सच बोलना सीखो, और जो भी अच्छाई है, जो भी मॉरल वैल्यूज है उनसे जाकर सीखो। आइडियल विलेज, उनका मानना था कि गांव जो है ना एक राम राज्य होना चाहिए, मतलब जैसे राम जी का विलेज था ना जहां पर सब कुछ सच बोलते थे, अच्छे लोग रहते थे, ऐसा इनका कुछ मानना था। बाकी कुछ की फीचर्स है इसके, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन। वही बात है कि इन्होंने क्या बोला कि पावर जो है ना एक हाथ में नहीं देनी चाहिए, एक हाथ में सारी पावर दे दी भाई वो आदमी करप्ट निकला तो सबको बर्बाद कर देगा। मतलब अगर हमने पूरी कंट्री की पावर एक बंदे के हाथ में ही दे दी ना, जब पीएम सीएम वीएम सब हटा दिए, तो भाई अगर पीएम ही हमारा करप्ट निकला तो वो तो भाई देश को ले डूबेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि गांव में जो है ना, विलेज में, गांव में पंचायत होनी चाहिए, जो पुरानी पंचायत वगैरह का सिस्टम था वो पंचायत वगैरह होनी चाहिए, ताकि पावर और ज्यादा डिवाइड हो पाए और लोकली जो है ना जस्टिस वगैरह मिल सके। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी, गांव के जो लोग हैं ना उनकी जो ज़रूरत है वो खुद से ही अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर पाए। खाना चाहिए तो भाई खाना उगाओ, फल खाना है तो फल उगाओ, सब्जी खानी है सब्जी उगाओ, कपड़े पहनने तो कपड़े बनाओ, खुद से बनाओ, ताकि दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इसके अलावा विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इन्होंने क्या बोला कि वही जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब चीज़ें इनका भी यूज़ करो, जो ट्रेडिशनल हमारा है उसको वापस से यूज़ करो। इसके अलावा जो है गांधी जी मानते थे कि भाई ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मशीन वगैरह का यूज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो भाई हमारा जो है हमें एम्प्लॉयमेंट भी दो। तो ये सारा डिटेल आपको ई बुक में मिल जाएगा, वो ध्यान से जाकर आप परचेस कर सकते हो। बाकी ट्रस्टीशिप था, मतलब लोगों के पास भाई इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो एक बार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो वो भाई थोड़ी सी उनकी वेल्थ जो है ना वो ट्रस्ट में जानी चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए जो कि कम्युनिटी को फायदा दे। इसके बाद है टैगोर्स अप्रोच। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो भाई काफ़ी फेमस पोइट थे, और इनका जो मेन मानना था वो ये था कि गांव के लोगों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, और जो है अपनी लोकल नॉलेज जो है, जो ऑलरेडी आती है, स्किल्स वगैरह, नॉलेज वगैरह जो है उसका यूज़ करके उसको अच्छे से इफेक्टिव तरीके से यूज़ करके अच्छा आउटपुट निकाल पाए। तो टैगोर जी ने जो है ना काफ़ी सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करे थे। पहला जो प्रोग्राम था उनका ईस्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बंगाल के लोगों को देखा कि भाई काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, काफ़ी कुछ उनके साथ हो रहा है, अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा कि भाई उनको जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का सिस्टम चलाया, काफ़ी अच्छी हेल्थ वगैरह का सिस्टम चलाया, और इसके अलावा इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि भाई जो खेत में काम कर रहे थे ना, हल चला रहे हैं, उन्होंने बोला भाई हल क्यों यूज़ करो, ट्रैक्टर आ चुके, ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर से काम करो, अपनी जो है हेल्थ भी बचाओ और अपनी एफिशिएंसी भी बचाओ। जो काम आप 10 घंटे में कर रहे हो वो 2 घंटे में काम करके खत्म करो। इसी तरह काफ़ी सारी मशीन्स वगैरह दिखाई। इसके अलावा फाइटिंग एक्सप्लॉयटेशन, भाई गांव में जो है ना, आपको पता है ना, लाला होते थे, लाला के पास चूड़ी कंगन रख के आप उधार लेते थे गांव में, और फिर वो गांव में आकर जो है ना लोगों घर जाके परेशान करते, भाई उधार दो, और इतना सारा ब्याज लगा देते, इंटरेस्ट, भाई लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तो इस चीज़ को सही करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई गाँव में ना छोटे छोटे बैंक वगैरह होने चाहिए जो कि गाँव के लोगों को लोन दे पाए कम इंटरेस्ट रेट पर। इसके बाद जो इनका श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, भाई इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, शुरू में इतना डिटेल में देखा, लगभग 10 मिनट खींच दी मैंने उसमें, तो वो पूरा कंटेंट सारा यहाँ पर चिपका सकते हो। आपको पता है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था। इसके बाद जो है इन्होंने जो है लोकल क्राफ्ट जो है उनको वापस से जिंदा करा, कि भाई जो पुराने ट्रेडिशन है, जो भी है हमने गांधी की अप्रोच में देखा था, वही चीज़ इसमें भी आपको मिलती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, इन्होंने वही चीज़ है कि भाई एक इंस्टीट्यूट बनाई जो कि मेन फोकस करती थी फार्मिंग पर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पर, हेल्थ एजुकेशन वगैरह पर। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर आओ, रिसर्च करो और गांव के लोगों को नए नए तरीके सिखाओ और उनको एजुकेशन दो। इसके अलावा भाई पॉइंट थे, तो भाई इन्होंने रीडिंग का तो ध्यान में रखा ही होगा। इन्होंने क्या करा, गांव में ना छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनवा दी, यहाँ पर आकर गाँव के लोग पढ़ सकते थे और नई नई चीजें सीख सकते थे। इसके अलावा भाई इन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी भी बना दी 1925 में, मतलब गांव में घर पर जाकर आपको फ्री में बुक मिलेगी, फ्री में नहीं, मतलब आपको घर पर डोर टू डोर डिलीवरी होगी, होम डिलीवरी कर दी बुक्स की। भाई
चलती फिरती लाइब्रेरी होगी। तो ये यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो यूनिट 3 देखने वाला है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज मतलब हाँ भाई वही अभिषेक सर वाली जो आपने सीरीज देखी थी ना पंचायत, वैसा ही कुछ सिस्टम है। तो गांव में किस तरह से पंचायत का सिस्टम होता है। तो यार सिस्टम सिस्टम बहुत हो गया, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी देख लेता है। तो एग्जाम में ये पूछा गया है काफी बार, इसको 2 नंबर में पूछ लेता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि मल्टीपल लेवल्स पर डिवाइड करा गया होता है और क्लियर रूल्स होता है कि इस लेवल के लोग ये काम कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट है, जैसे हमारा पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये पूरा एक सिस्टम है, सभी के अपने अपने रूल्स हैं। तो ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। इसी तरह जो है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है ना, उनमें किसका क्या रोल है और कौन क्या पार्ट कर सकता है, वो सब चीजें जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाना हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर बेसिक सा मीनिंग जो है मैंने आपको बता दिया है और ये यहाँ पर इसलिए जरूरी था। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये एक ब्यूरोक्रेसी ही है। मतलब यहाँ पर पंचायत का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको मल्टीपल लेवल्स पर डिवाइड करा गया है और हर लेवल पर सभी के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है और डिफरेंट डिफरेंट उनके काम होते हैं। अब देखो ये ऐसा मैंने क्यों बोला वो आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल गांव की जो पंचायत होती है ना, वो ऐसा नहीं है। पंचायत क्या होता है, देखो गांव की एक लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो पंचायत होती है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ गांव में पंचायत है, इनमें भी ना लेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। एक मैं ना एक बड़ा ब्रॉड एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री में एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर ना वो होते हैं काफी सारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट जैसे यूपी हरियाणा वगैरह, इनकी अलग अलग सरकार होती है। और उसके अंदर जो होता है आपकी सिटी होती है, शहर, शहर से मिलके आपका स्टेट बनता है और स्टेट को मिलाकर एक देश बनता है। इसी तरह ना गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है और ब्लॉक को मिलाकर एक आपका जिला बनता है, जिला जिला बनता है। तो यहाँ पर गांव को मिलाकर ब्लॉक बन गया, ब्लॉक को मिलाकर जिला बन गया। तो जो गांव है, गांव के लेवल पर जो हमारी पंचायत होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम मतलब गांव, गांव की पंचायत ग्राम पंचायत। अब ये जो गांव है, गांव को मिलाकर ना एक ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होती है उसको बोलता है पंचायत समिति। और जो ब्लॉक को मिलाकर एक जिला बनता है ना, पूरे जिले में जो एक पंचायत होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। इसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं, मंडल परिषद भी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा सिस्टम जो है ना समझ में आ गया होगा, इसकी लेयर समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ये पूरा 3 लेवल्स पर डिवाइड है। सबसे लेवल जो है, जो बेसिक यूनिट है, जो गांव के लेवल पर होती है, वो होती है ग्राम पंचायत। इसको थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। अब देखो ग्राम पंचायत जो है ना, वो एक गांव की लोकल गवर्नमेंट है, जो पूरा गांव को देखती है कि भाई गांव में ये सड़क टूट रही है, अच्छा चलो भाई सड़क पर हमें ध्यान देना होगा। ओहो पानी का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर पानी का सिस्टम ठीक करना होगा। तो गांव की लोकल गवर्नमेंट जो हो गई ना, जो गांव का सब कुछ देखभाल करती है, वो होगी ग्राम पंचायत। यहाँ पर गांव के लोकल जो लोग हैं, मतलब गांव के लोग जो है वही इनको इलेक्ट करते हैं। और ये जो है ना गांव की सारी चीजें देखते हैं जो मैंने बता दिया है। और इसमें ना गांव को ना अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो यहाँ पर काफी सारा वोटर्स है, मतलब काफी बड़ा गांव, काफी सारे वोटर्स है, तो इसको ना सेक्शन में डिवाइड कर देता है। एक सेक्शन से एक हमने ग्राम पंचायत का यहाँ पर कैंडिडेट को जिता दिया, मतलब इलेक्शन होगा उसमें। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं और उसमें से एक मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं, जिताते हैं, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाता है। तो इस तरह से होता है। अब देखो गांव के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से जो हमारे मेंबर्स जीते हैं, उनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है, जिसको हम विलेज कैबिनेट भी बोलते हैं। ग्राम मतलब गांव, विलेज, और पंचायत मतलब कैबिनेट। तो आई थिंक आपको ग्राम पंचायत समझ में आ गई होगी, जो कि विलेज लेवल पर होती है। अब ये क्या करते हैं, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। प्लान करता है, बजट बनाते हैं भाई गांव में कहाँ कहाँ हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या डेवलपमेंट करना है, और सब चीज़ों का जो है रिकॉर्ड बना कर रखता है। और यहाँ पर गाँव में हमें एजुकेशन पर ध्यान देना है या फिर एग्रीकल्चर पर किस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करना है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और गिविंग अ वॉइस, और ये जो गांव के लोग हैं ना, उनकी आवाज भी बनता है। मतलब गांव के लोगों को सरकार तक कोई बात पहुंचानी है ना, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंचा सकते। तो भाई अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे वो लोग और बोलेंगे भाई ऐसे ऐसे कुछ बात है, तो वो बड़ी जो गवर्नमेंट है, ऊपर जो गवर्नमेंट है, उन तक इनकी बात भी पहुंचा देते हैं और ये गांव के लिए रूल्स वगैरह भी सेट करते हैं।
अब इसके आगे ना बहुत सारे हम जो लेवल्स देखने वाले हैं उसमें भी ये सब चीज़ है, तो उनमें आप ये चीज़ रिपीट कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूँगा और ऊपर भी आप ऊपर ये सारी चीज़ें देख चुके हो गाँव का डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड। अब इसके बाद जो है ना ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत आती है जो कि गाँव की हमने पंचायत देख ली, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को मिलाकर मतलब काफ़ी सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर क्या करता है ये देखते हैं कि भाई सब गाँव की जो ग्राम पंचायत है ना, सब गाँव की पंचायत सही काम कर रही है या फिर नहीं। कोई भाई करप्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें ये हमारी पंचायत समिति देखती है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच की ये एक पंचायत होती है और इसको ना पंचायत ऑफ पंचायत बोलता है, क्योंकि मतलब ग्राम पंचायत की ये पंचायत होती है। तो ये चीज आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना ग्राम पंचायत के, मतलब ग्राम पंचायत के जो जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके मेंबर होते हैं और कुछ सीट जो है ना अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप जो है ना, अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप जो SC ST वगैरह में आते हैं उनके लिए कुछ रिजर्व्ड होती है। और इस पंचायत में एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होता है जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। की फंक्शन भाई वही है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर भी वही है, डेवलपमेंट वगैरह देखना है गाँव का, लेकिन ये पूरे ब्लॉक को देखते हैं, सिर्फ एक गांव को नहीं देखते, पूरे ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक में काफी सारे विलेजेस आते हैं और जो ग्राम पंचायत है उनको भी देखते हैं कि और उनको गाइड करते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको अपने गांव का ध्यान रखना है, क्या करना है। और जो लोन्स वगैरह और फंड्स वगैरह जो देना है ना गांव में, गांव के घर वगैरह बनाने के लिए, उन प्रोजेक्ट के जो फंड है, लोन्स वगैरह, उनको ये सब कुछ मैनेज करता है। ये चीज़ आप आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा जो है थर्ड जो लेवल होता है, जो हाइयर लेवल होता है पंचायत का, वो होता है जिला परिषद, जिसको मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। और ये जो है ना, ये जो ब्लॉक लेवल की जो पंचायत थी ना उसको देखता है। ये भाई ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है। इसमें कौन कौन होता है, वही इलेक्टेड मेंबर्स होता है, ब्लॉक के लीडर्स होते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि आपके MLA और MP वगैरह होते हैं। और इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO होता है जो कि IAS ऑफिसर होते हैं। और बाकी ये जो जिला परिषद होती है ना, ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट करी जाती है। और ये जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, हाइयर गवर्नमेंट और जो गांव की गवर्नमेंट है, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा भाई ये क्या क्या करती है, वही सब है जो ब्लॉक लेवल की आपकी पंचायत है उनको एडवाइस देती है, उनको गाइड करती है कि भाई ऐसा ऐसा आपको अपने ब्लॉक को देखना है। और ये जो है प्लान्स को अप्रूव करती है, जैसे कि आपका कोई प्लान है घर बनवाने का या फिर सड़कें वगैरह बनवाने के प्लान्स वगैरह है, तो उनको देखती है और उनके लिए बजट वगैरह देखती है कि किस तरह से आपको कितना खर्चा करना है और उसको अप्रूव दे देती है। और इसके अलावा सरकार से फंड दिलवाती है सभी ब्लॉक्स को कि भाई अब इतना इतना डेवलपमेंट होना है इन ब्लॉक्स में, सरकार से पैसे लेके उन्हें फंड वगैरह दिलवाती है। एजुकेशन फोकस होता है इनका और मॉनिटर करती रहती है प्रोग्रेस को कि भाई ब्लॉक लेवल पर कि ये सारे ब्लॉक वाली जो पंचायत है ये कुछ काम कर भी रही है या फिर सिर्फ पैसे ही लेके बैठी है, ये सब चीज़ें देखती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है पंचायती राज के ऊपर, जितने भी हमने देखे ना वो सारे पॉइंट्स उठा के इसमें भर दो। जो गांव का डेवलपमेंट है वो करना है और लोकल जो गांव में कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है उनको हेल्प करना होता है और फार्मर्स की मदद करनी होती है, सड़कें बनवानी होती है, पानी की सप्लाई वगैरह का सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो। और इसके अलावा पावर को डिसेंट्रलाइज करने का भी एक एम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक गवर्नमेंट बना दी और एक ही भाई उसका नेता बना दिया, वही सब वो कैसे देख लेगा भाई, गांव के लेवल पर कैसे देख लेगा। तो लोकल गवर्नमेंट भी ज़रूरी होती है और पावर जो है डिवाइड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सारी एक पावर एक आदमी के हाथ में दे दी तो गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा ना एक चीज़ और होती है, ग्राम सभा। तो जो गांव की पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत, वहां पर ना एक रेगुलरली जो है एक मीटिंग होती है जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं और ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो होता है और सब लोग आपस में मिलकर जो है ना प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी सड़कें खराब है या फिर पानी वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद वो कोई सॉल्यूशंस वगैरह सजेस्ट करते हैं, आइडियाज देते हैं। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होते हैं ना वो उन प्लान्स को अप्रूव कर देते हैं, ठीक है भाई सड़कें वगैरह खराब हो रही है, इस सड़क पर हम काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक गाँव की एक मीटिंग होती है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है और सजेशंस वगैरह दिए जाते हैं।
देखो इस यूनिट के फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में, यहाँ पर आकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड है बाबू, कैपिटल पी बनेगा, इसको ध्यान से देख लेना। इसके अलावा बता दूं ई बुक में ना काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, डिटेल कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से ई बुक डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो वापस से आऊं टॉपिक पर, तो ये है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब किस तरह से भाई पंचायती राज का सिस्टम जो है इंडिया में कैसे ग्रोथ हुआ, क्या हिस्ट्री रही है वो देखते हैं। अब देखो पंचायती राज जो है कोई नया सिस्टम नहीं है भाई, पुराने टाइम से चल रहा है। जब यहाँ पर डायनासोर्स वगैरह, मजाक कर रहा हूँ, डायनासोर्स नहीं मतलब को काफी पुराने टाइम से ये पंचायती राज सिस्टम। और आपको पता है भाई गांधी जी भी जो है काफी ज्यादा बिलीव करते थे पंचायत में। हमने यूनिट 2 में देखा था, गांधी जी बार बार बोल रहे थे कि भाई पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए गाँव में। इसके अलावा भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें भी आर्टिकल 40 में दे रखा था पंचायत वगैरह के बारे में। लेकिन यार इसमें एक दिक्कत थी, इसमें ना पूरा प्रॉपरली बताया नहीं था कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम होगा या किस तरह से पावर्स वगैरह डिवाइड होगी। ये भाई दिक्कत की बात है। अब भाई दिक्कत की बात थी तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या करा, जो बलवंत राय जी थे ना, ये 1957 में इन्होंने एक कमेटी बैठाई और उसमें बोला कि भाई जो पंचायती सिस्टम है ना 3 टियर में होना चाहिए, मतलब 3 लेवल्स होने चाहिए। जो हमने ऊपर देखे ना वही वाले इन्होंने बोले कि विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह से होने चाहिए। फिर क्या करा, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई सही बात है। इसके बाद जो है ना राजस्थान में ना पहला स्टेट था जहां पर पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा गया 1959 में। अब इसके बाद भाई सबने बोला कि यार हम भी करेंगे, हमें भी चुल उठ रही है, हम भी कुछ नए नए आपको ओपिनियन देंगे। तो एक और कमेटी बैठाई गई अशोक मेहता जी के द्वारा। इन्होंने 1977 में ये पंचायती राज सिस्टम को चेंज करने के लिए बैठाई थी कमेटी। इन्होंने बोला कि 3 टियर सिस्टम नहीं, इसका जो बीच वाला टियर है ना उसको उड़ाओ और सिर्फ 2 रखो, एक विलेज लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इन्होंने इस तरह से बोला। और इसके अलावा इन्होंने ये भी चीज़ ऐड करी कि भाई रिजर्वेशन सिस्टम होने चाहिए, जो SC ST वाले कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके बाद जो है और भी कमेटी बैठाई गई, काफ़ी लोग आए, लेकिन फाइनली जो LM सिंघवी जी थे ना, इन्होंने एक फाइनली एक कमेटी बैठाई जिसको भाई फाइनली देखा गया और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें एक पार्ट ऐड कर दिया गया, मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है बना दिया गया, जो कि पंचायती राज सिस्टम का था और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। और इस पार्ट में प्रॉपरली बताया गया कि किस तरह से क्या रूल्स होने वाले, किस किस के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, विमेंस के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, किसके हाथ में कितनी पावर होगी 1992 में। अब ये क्या था वो हम देखने वाले हैं, मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या था, क्या क्या चेंजेस आए इसमें। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पंचायत के लिए एक सिस्टम अपडेट आ गया जिसमें पुराने बग्स फिक्स कर दिए गए, नए फीचर्स ऐड कर दिए गए। तो इस जो अमेंडमेंट एक्ट था इसमें क्या करा गया, इसमें पूरा नया सेक्शन ऐड कर दिया गया और पूरा आराम से विस्तार से बता दिया क्या क्या होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। पहली चीज थी ग्राम सभा, जो हमने ऊपर देखी ना, एक गांव में मीटिंग होनी चाहिए। वो इन्होंने बोला कि भाई गांव में मीटिंग होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, जहाँ पे सब लोग मिलके प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और सॉल्यूशन निकालें। इसके अलावा इन्होंने बोला 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, वो 3 लेवल्स होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि पंचायत इलेक्शन के लिए एज जो है 21 होनी चाहिए। इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम भी रखा, मतलब विमेंस के लिए जो है कुछ सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एक इलेक्शन कमीशन होने चाहिए, जो कि पूरा पंचायत का जो इलेक्शन हो रहा है वो सही से और फेयरली हो, उसके लिए कमीशन होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि 5 साल तक ये पंचायत चला करेगी और हर 5 साल इलेक्शन हुआ करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल सपोर्ट वाला सिस्टम होना चाहिए, कि हर 5 साल में देखना चाहिए कि किस तरह से कितना फंड कैसे कैसे होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरा ना KK स्टोर है, तो मैं एक गैजेट रिव्यूअर हूँ। मैं सिर्फ कुछ देर के लिए कोई भी गैजेट वगैरह खरीदता हूँ और उसका रिव्यू वगैरह डालने के बाद वो वापस से पैक करके रख देता हूँ, बिल्कुल नया कंडीशन में, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में। काफ़ी सारे गैजेट्स मिल जाएंगे मेरे स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कुलभूषण कुंडलवाल मेरा
यूजर नेम है। तो वापस से आऊं टॉपिक पर, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पर पैसों का क्या सिस्टम है, मतलब उनको फंड वगैरह कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से मिलता है गांव के डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। देखो मोस्टली जो है ना गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, और कुछ ना टैक्स शेयरिंग भी होता है, मतलब टैक्स भरते हैं ना लोग उसमें कुछ परसेंट जो है ना इनको मिल जाता है पीआरआईस को, ताकि गांव का डेवलपमेंट वगैरह हो जाए। इसके अलावा जो है ये कुछ छोटे मोटे चार्जेस भी लेते हैं, मतलब टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह बना दिया तो वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता है वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लेता है। और इस तरह से जो कुछ और अदर सोर्सेज हैं जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है वो ऐसे है, जैसे कि गवर्नमेंट से ग्रांट्स ले लिए या फिर इन्होंने लोन वगैरह ले लिए, अगर ये कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बड़े प्रोजेक्ट मतलब जैसा गांव में घर वगैरह बनाना इस तरह के, तो ये लोन वगैरह भी ले लेता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि पीआरआई जो है ना ये करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इनको ना पैसे नहीं मिल पाते, ये काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट पर डिपेंड करने की वजह से ये काफ़ी कुछ कर नहीं पाता है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है। अब देखो बात करते हैं गांव के जो लोग हैं ना, विलेज के जो लोग हैं, रूरल एरिया के लोग जो है वो पैसों का क्या करते हैं, मतलब पैसे कहाँ जमा करते हैं, कहाँ से पैसे लेते हैं, कहाँ से लोन वगैरह लेते हैं, क्या सिस्टम है वो देखते हैं। इनके दो सोर्सेज होते हैं मेनली, एक फॉर्मल सोर्सेज और एक इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल में आपके ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इनफॉर्मल में आपके इन लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। कहने का मतलब ये है फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल में मेन फर्क ये है। इनफॉर्मल में तो भाई हो गए आपके लाला वगैरह, जो भाई जहाँ पर आप अपने कंगन वंगन रखकर वहाँ से लोन ले लेते हैं, वो देखिए लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू, इस तरह का जो सिस्टम होता है। तो यहाँ पर लाला के पास गए कि अपने कुछ सामान वगैरह रख दिए, अपनी ज्वेलरी वगैरह, और पैसे उधार ले लिए, और वो भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते ना, इतना ज़्यादा, इतने का आपने लोन नहीं लिया जिससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो जाता था। इसके अलावा भाई ज़मींदार होते थे, जिसमें आप भाई अपनी ज़मीन जो है उनको लोन के बदले अपनी ज़मीन वो दे देते कि भाई अगर हमसे लोन नहीं उतारा गया आप हमारी ज़मीन ले लेना, वो भाई कंगाल हो जाते थे। तो इस तरह के ना इनफॉर्मल सोर्सेज होते थे। और इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं ना वो हो गए आपके बैंक्स हो गए, जो कि बड़े बड़े बैंक होता है, वही जो आप देखते हो इधर उधर के बैंक वो होता है। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेटिव बैंक्स भी होते हैं। ये बैंक जो होते हैं ना, जो लोग मिलकर बनाते हैं ना, वही इसको देखते हैं, इसका पूरा मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वो देखते हैं। मतलब बैंक जो एक तो बड़े बैंक हो गए, छोटे बैंक होते हैं छोटे लेवल पर, जो कि कुछ मेंबर्स मिलकर बनाते हैं और वो इसका देखभाल करते हैं। ये मेनली फोकस करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह और रूरल क्रेडिट देने में, मतलब उधार लोन वगैरह देने में। इसके अलावा कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जैसे आपने ग्रामीण बैंक देखे होंगे, जिला सहकारी बैंक हुआ, या फिर कुछ ग्रामीण बैंक, इस तरह से कुछ ग्रामीण वाले बैंक होते हैं ना, जहाँ पर आपको मेनली जो है रूरल एरियाज़ में होते हैं, ये गांव वगैरह में होते हैं, और गांव के लोगों को लोन वगैरह देने में काफ़ी हेल्प करता है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाने में। इसके अलावा ना नाबार्ड होता है, नाबार्ड का भी डिटेल में अभी इसके जस्ट अभी देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, तो इसको नाबार्ड यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो नाबार्ड जो है ना, ये जो है एक तरह का बैंक है जो भाई सिर्फ गांव के लोगों के लिए बना है, सरकारी बैंक है, सरकार ने बनाया और इसको इस तरह से बनाया कि गांव की जो ज़रूरत है वो पूरी करो। तो यहाँ पर ये जो है ना एक सुपर बैंक की तरह है, जो गांव के लोकल बैंक होते हैं, मतलब छोटे बैंक होते हैं, या फिर गांव को जो और क्रेडिट वगैरह देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, उनको भी पैसे देने का काम करता है। तो यहाँ पर नाबार्ड कैसे बना इसको देखते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। अब देखो इंडिया में पहले का टाइम था और गांव के लोगों को पैसों की ज़रूरत होती थी भाई, उनका जो है एक टाइम पर पेमेंट आता है, मतलब खेती करी जब उनकी ज़मीन में जो उन्होंने बोया है वो उगेगा बिकेगा, जब जाकर उनके पास पैसे आएंगे, उस बीच में उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, या फिर फसल बोने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए काफ़ी टफ था, मतलब बड़े बड़े बैंक जो थे वो लोन वगैरह देते नहीं थे, तो ये कुछ इशू था। तो इसको देखते हुए ना भाई 1979 में जो है ना शिवारमन जी ने जो है इस इशू को रेस करा कि भाई ये दिक्कत है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालो। तो फिर क्या करा गया, इसको हाईलाइट करा गया और इन्होंने बोला कि एक यूनिक तरह का डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए जो कि सिर्फ रूरल एरिया के लिए ही हो, जो गांव की समस्या को सॉल्व करे, गांव के लोगों को लोन दे, क्रेडिट दे, उसके लिए यहाँ पर एक बैंक बनाया जाए।
तो इसको देखते हुए ना पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया और एक बैंक बना दिया नाबार्ड, जो कि 1981 में लॉन्च करा गया था। नाबार्ड ये कोई एक सिंगल नेम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है इसका काम। और इसको फाइनली 1982 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था। अब नाबार्ड करता क्या है वो देखते हैं। नाबार्ड जो है ना, जो फार्मर्स है उनको लोन दिलाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो उनको भाई ज़मीन के लिए चाहिए, एनिमल्स के लिए चाहिए, क्रॉप्स के लिए चाहिए, तो उनको लोन जो है काफ़ी इजीली दे देता है नाबार्ड। इसके अलावा कोई भाई गांव के लोग हैं, वो कोई छोटा सा बिजनेस खोलना चाहता है, तो उनको लोन वगैरह देने में हेल्प कर देता है। इसके अलावा गांव के जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल बनवाना, उनके लिए भी जो है पैसे देने में हेल्प करता है। बाकी जो गांव के लोग हैं, मनी सेविंग की और लोन वगैरह की, टीचिंग वगैरह भी ये लोग देते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपको पता ही है, देखो सरकारी हॉस्पिटल हुआ, सरकारी स्कूल हुआ, वो क्या है, सब सरकार की तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किसके द्वारा चलती है, सिंपली नाम से पता चला। पागल समझा है क्या भाई, गवर्नमेंट के नाम से तो गवर्नमेंट ही तो चलाती है, नाम से पता चल रहा है। फंड कौन देता है भाई, गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट को कहां से मिलता है भाई, टैक्स से मिलता है। जो हम टैक्स पे करते हैं खाने पीने पर, या फिर आप ITR फाइल करके टैक्स वगैरह पे करते हो, ये सब चीज़ों से जो टैक्स मिलता है वो गवर्नमेंट चलाती है। सरकारी स्कूल जो है, सरकारी हॉस्पिटल जो है, वो हमारे टैक्स से ही तो चल रहा है। तो जितने भी सरकारी आपको ये चीज़ें दिखती है, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि पुलिस हुआ, फायर डिपार्टमेंट हुआ, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ जो होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम NGOs बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा नाम NGOs के बारे में। इसी तरह ना सिमिलर तरह की एक चीज होती है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBOs। तो दोनों ना सिमिलर ही है, काफी चीजें सिमिलर है। और काफी बार तो ऐसा होता है कि काफी लोग जो है CBO को NGO बोल देते हैं और NGO को CBO भी बोल देते हैं। तो काफी सिमिलैरिटीज है। मेजर जो डिफरेंस है ना वो ये है कि NGO जो होती है ना वो हायर लेवल पर होती है, और CBO जो होती है वो लोअर लेवल पर होती है। वो किस तरह से होती है वो भी देखेंगे। अब देखो नाम से पता चल रहा है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली भाई गवर्नमेंट द्वारा ये नहीं चलती है। और तो फिर पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं भाई, ये कोई अपनी जेब से खर्च नहीं करता है इसमें। ये क्या करते हैं, डोनेशंस लेते हैं। भाई काफ़ी अमीर लोग जो होते हैं NGO में डोनेट करते हैं। भाई NGO के बारे में आपको पता ही है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है। इसके अलावा भाई कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह मिल जाते हैं। फंड रेज करता है ये कि भाई हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, लोग उसमें पैसे वगैरह देकर काम चल जाता है। इसके अलावा जो है ना ये मेजर इश्यूज पर ध्यान देता है, जैसे कि पॉवर्टी हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ह्यूमन राइट्स हुआ। मूवीज में देखा होगा कि भाई NGOs आ जाएगी, ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले हमें परेशान करेंगे, ये चीज़ आपने देखी होगी। CBO जो होते हैं ना वो भी इनका सिमिलर ही फोकस होता है, लेकिन एक छोटे लेवल पर होता है और छोटी छोटी चीज़ों पर ये फोकस करता है और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पर फोकस करता है, छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पर ये वर्क करता है। NGOs के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे और ये CBO के कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे NGO का एग्जाम्पल है यूनिसेफ, जो कि चिल्ड्रंस के राइट्स को ध्यान में रखते हुए देखता है ये। और ग्रीन पीस हुआ जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये एक NGO है। और CBO जो होगी लोकल वुमेन्स कोऑपरेटिव्स हो गए, कि आपस की कुछ औरतों ने मिलकर अपना एक CBO बना लिया है। और इसके अलावा ना NGOs और CBO में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं ना वो यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, वो एक बार आप रीड कर लेना, आराम से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये आपने स्कूल में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये बुक्स में मैंने स्कूल में ही पढ़ा था, सोशल साइंस में एक टॉपिक था आई गेस। और इसमें जो है ना इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHGs। तो नाम से पता चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपस में खुद की हेल्प करने वाला ग्रुप। तो SHG जो होता है ना एक छोटा सा ग्रुप होता है 10 से 25 लोगों का, जो कि आपस में काम करता है और आपस में काम करने के बाद जो है अपनी आपस में काम करके आपस की जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करता है और अपनी सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग को इम्प्रूव करता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब से बेटर ये रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो है ना इसमें लोग कौन कौन होते हैं वो बता देता हूँ भाई। जिनका ना सिमिलर बैकग्राउंड होता है, वो हो सकता है इनकम, जो भाई कम इनकम वाले लोग हो सकते हैं वो आपस में अपना एक ग्रुप बना ले, या फिर हो सकता है जिनका सोशली स्टेटस हाइयर है या फिर लोअर है वो आपस में ग्रुप बना ले, या फिर हो सकता है भाई जेंडर के बेस पर बना दे, कुछ फीमेल का ग्रुप हो गया जिसमें सिर्फ औरतें होंगी। इस तरह से ये
सिमिलर बैकग्राउंड वाले लोग ग्रुप बना देते हैं। एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि समझ सकते हो कि भाई गाँव की या फिर शहर की कोई भी औरतें हैं, आपस में 10-20 औरतों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब ये एसएचजी हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये जो है ना औरतें छोटा-छोटा अमाउंट जो है ना इकट्ठा करेगी, आपस में मतलब जमा करेगी, और सब मतलब फिक्स रखें कि इतने-इतने रुपए हर महीने या हर हफ्ते हम इस जगह इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जब उन औरतों को ज़रूरत होगी पैसों की, वो जो है ना उस ग्रुप से पैसे ले सकती है एज़ अ लोन, और कुछ इंटरेस्ट छोटा-सा अमाउंट जो है इंटरेस्ट का पे करके वो वहाँ से पैसे उठा सकती है जब उनको ज़रूरत होगी। और इसी तरह जो है उनके भाई सेविंग्स भी हो रही है, ठीक है? और ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ से पैसे भी ले रही है। इसके अलावा कोई उनको एडवाइस चाहिए या फिर मदद वगैरह चाहिए किसी भी काम के लिए या फिर स्पेसिफिक काम के लिए, वो अपने ग्रुप की औरतों से मदद ले सकती है कि भाई मुझे एक एडवाइस चाहिए, मैं एक ये काम करने जा रही हूँ, मुझे कुछ एडवाइस दो। तो वो आपस की जो ग्रुप है उनका, वो उनको एडवाइस वगैरह दे देंगे। तो एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेविंग्स। तो ये जो है ना कुछ अमाउंट जो है सेव करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लोन ले लेते हैं। और पीयर सपोर्ट, मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्किल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या फिर एडवाइस देनी है एक दूसरे को, उस चीज़ में ये काम करते हैं। बेनिफिट्स क्या-क्या है, एम्पावरमेंट। तो भाई जो है इनको एम्पावरमेंट मिलता है, आपस में ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। भाई पैसे इकट्ठे कर लिए, ज़रूरत पड़ने पर पैसे ले भी सकते हैं। मतलब जितने पैसे उन्होंने जमा करे उतने नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोन। अगर तुमने मान लो आज तक 5,000 जमा करे हैं और तुम्हें भाई लोन के लिए 20,000 की ज़रूरत पड़ी, तो 20,000 उठा लो, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो उसमें से आपको इंटरेस्ट पे करके आपको लोन मिल जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स है एसएचजी के, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जैसे कि कुछ औरतों ने ग्रुप बना लिया है जो कि पैसे इकट्ठे कर रही है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये यूनिट काफ़ी बढ़िया थी, छोटी थी और ख़त्म हो गई। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सूखा नशा करता है या फिर गीला नशा करता है। ये जो चीज मैंने बोली ना, ये बोली है क्वांटम वालों के लिए। भाई हम एक तो एकेटीयू हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी नशे में रहती है, ऊपर से आ जाती है भाई क्वांटम सीरीज वाले जो क्वांटम लेते हो ना 100-120 वाला। भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी यूनिट 4 है ना, ये है हमारी रूरल सेक्टर के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था और ऐसा क्या बोलने का मतलब था, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा ना पढ़ लेता है, उसके बाद आपको बात मेरी थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहला इसमें टॉपिक से पहले बता दूं नाम क्या है यूनिट का। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये कोई चीज़ है जो कि हमें देखनी है रूरल सेक्टर, मतलब गांव वगैरह की एरिया में। ये जो चीज़ है ना, इसको देखना है। अब ये चीज़ क्या है, इसके नाम से ही हमें इसकी डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा भाई आपको, मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं, आप खुद बता दो इसकी डेफिनेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब आप समझते हो, डेवलपमेंट करना, इंप्रूवमेंट करना, बेटर बनाना, ठीक है, ये चीज आपको पता है। ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स है ना, रिसोर्स क्या होता है, किसी भी चीज से कुछ चीज करना। मतलब ह्यूमन के रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, ह्यूमन के पास क्या चीज है ऐसी जो कि एक एफिशिएंटली कोई यूजफुल वर्क का आउटपुट निकाल पाए। उसकी फिजिकल बॉडी हुई ना, बॉडी तो हुई। ह्यूमन का रिसोर्स क्या है, बॉडी हुई, उसका माइंड हुआ, उसका ब्रेन हुआ, और क्या होना चाहिए, उसकी हेल्थ हुई, एक अच्छी हेल्थ। मतलब ह्यूमन की जो रिसोर्सेज है वो अच्छे होंगे। ह्यूमन का ब्रेन भी तो उसका एक ह्यूमन का रिसोर्स है ना। तो यही चीज है भाई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन के रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। कहां पर, गांव के एरिया में, रूरल एरिया में। तो ह्यूमन रिसोर्स में हमारे कौन कौन से हो सकता है, अब इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स में और क्या हो सकती है, उसकी स्किल्स भी हो सकती है। उसकी फिजिकल बॉडी होगी, ब्रेन हो गया, उसकी स्किल्स होगी, उसकी थिंकिंग पावर होगी, और भी काफी सारी चीजें होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स की एक बार डेफिनेशन देखना, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं भी शॉर्ट में अब बोलने वाला हूँ, ठीक है, याद होगी ना, HRD। तो HRD जो है ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पूरे सिस्टम के साथ एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, मतलब इंप्रूव करते हैं, बेटर बनाते हैं। क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज को। ह्यूमन के रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन की नॉलेज होगी, ह्यूमन की स्किल्स होगी, ह्यूमन की एबिलिटीज होगी, और उसकी कैपेबिलिटीज होगी कुछ भी काम करने की। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या हो गया। अब इस पूरी यूनिट का नाम समझ में आ गया होगा भाई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर।
पूरा क्लियर हो गया ना। अब एक मजे की बात बताऊं ना, ये एचआरडी जो होता है ना, ये अक्सर ना ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करोगे तो वहां पर एचआरडी होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब अपने एम्प्लॉयज के जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करता है, मतलब उनके स्किल्स को अच्छा बनाता है, उनकी फिजिकल हेल्थ वगैरह अच्छी मेंटेन करने के लिए जिम वगैरह भी होता है काफ़ी ऑफिसेज में, ये सब आपको पता होगा। तो मेनली जो ये चीज़ है ना, ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये मेनली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कंपनीज वगैरह होती है, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी कॉलेजेस में टीचर्स वगैरह भी क्या करता है, गूगल पर सर्च करा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पूरा कंटेंट कहीं से किसी वेबसाइट से कॉपी करा, उसमें पूरा भाई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ये सब चीज़ें रहता है और कॉलेज में वही पढ़ा देता है। क्वांटम में भी यही है भाई, पूरा कंटेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्ट में बता रखा है कि एम्प्लॉय जो है उसकी स्किल्स को इंप्रूव करना हो गया, उसकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन। भाई हम ये देख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम भूल गए क्या? रूरल डेवलपमेंट, गांव के नजरिए से देखना है मैं, और इसकी यूनिट का नाम दे रखा है साफ साफ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर। तो क्वांटम वगैरह के चक्कर में पड़ गए ना भाई तो गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ के चले जाओगे आप, एग्जाम में भी लिख दो, क्योंकि आपने जहां से पढ़ा उसने भी नशे में बनाया, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे से बनवा लिया क्वांटम, और जो एकेडीयू में कॉपी चेक हो रही है वो भी नशे में चेक हो रही है, वो आपके सही भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा नंबर नहीं मिलेंगे कट जाएंगे ना, हो जाएगा वो भी सही। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है ना वो भाई मैंने अच्छे से इसमें देख रखी है। और एक चीज़ और बता दूं, ये पूरा जो सिलेबस है ना, पूरा कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ पूरे डीप रिसर्च के साथ बनाता हूँ मैं। जितने भी इसके आज तक एग्जाम हो गए, चाहे वो ऑड सेमेस्टर में हो, इवन सेमेस्टर में हो, जितने भी आज तक हुए, पूरे पेपर की एनालिसिस करी है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से किस यूनिट से पूछे गए हैं, लॉन्ग में कौन कौन से पूछे गए हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस है वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी जो भले से सिलेबस में नहीं है। जैसे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो है ना आपके सिलेबस में क्लियरली दे नहीं रखा था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने अपने कंटेंट में इसको ऐड करा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, आज तक पूछी नहीं गई, तो उसको उस वेटेज के अकॉर्डिंग करा है। तो पूरा ना अच्छे से मैंने डिज़ाइन करा है सिलेबस को। इसके जो नोट्स है और इसकी जो ई बुक है वो भाई काफ़ी कमाल की चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नशे वाली क्या बात है, और ये यूनिट काफ़ी छोटी है। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी जो है विलेजेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज है मोर मनी। भाई ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर दिया ना, गांव के जो लोग हैं वो भाई उनके पास जो है ना दिमाग काफी अच्छा होता है, वो ना एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब शहर के लोग क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, घर में इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हुई, टेक्नीशियन को फोन कर दिया, वो आके ठीक कर दिया, ठीक है। पानी की टंकी में कुछ गड़बड़ हो रही है, प्लम्बर को फोन कर दिया, वो आके ठीक कर दिया। भाई गांव के लोग खुद का दिमाग यूज करता है, खुद से ठीक करता है, खुद से सही करता है, उनको ऑलराउंडर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे दी जाए, अच्छे से उनको डेवलपमेंट कर दिया जाए ना, वो काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मैन पावर भी अच्छी होती है, मतलब वो फिजिकली भी काफी ज्यादा फिट होते हैं। तो यहाँ पर मोर मनी, अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया ना, तो हमने उनको नई नई स्किल्स देंगे, ठीक है। नई नई स्किल्स आएगी तो वो भाई नई नई बिजनेसेस खोल सकते हैं, नए नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास भाई पैसा बढ़ेगा, वो अमीर बनेंगे। हेल्थियर लाइफ, भाई वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, अच्छी कहने वाला हेल्दी। उनको बताएंगे कि भाई ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ नहीं है। साफ पानी जो है, दिखने में साफ पानी मतलब हेल्दी नहीं होता, उसका टीडीएस भी चेक करना होता है, कितने पीपीएम का वाटर है, ये सब चीज़ें हम सिखाएंगे ना। और कैसे बीमारियों से बचना है, ये सब चीज़ें सिखाएंगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बेटर एनवायरनमेंट, हम बताएंगे कि भाई जो आप खेती कर रहे हो उसमें लैंड में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ करने की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, ताकि हमारी जो सॉइल है उसकी भी हेल्थ मेंटेन रहे, और जो हमारा फल निकले, जो हमारी क्रॉप उग रही है वो भी हेल्थी रहे। इसके अलावा अनलॉक द पोटेंशियल, वही बात है भाई, गांव के लोग जो है काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब दिमाग से भी और फिजिकली भी, बस उनको ना थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो उनको हमने अच्छे से बता दिया कि किस रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो वो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले भाई हल से काम करते थे लोग, हमने क्या बताया कि भाई ट्रैक्टर का यूज़ करो, आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, तो हमने उनका पोटेंशियल अनलॉक कर दिया। इसी तरह स्ट्रॉन्गर टुगेदर, अब हमने सब कुछ स्किल्स वगैरह दे दी, सब कुछ समझा दिया, तो वो आपस में मिलके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गांव के लिए, जो कि गांव के डेवलपमेंट के लिए होता है, वो उसको कर सकते हैं और आपस में स्ट्रांग हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फार्मिंग की वर्कशॉप दे दी हमने, नई नई टेक्निक सिखा दी, भाई फार्मिंग में ये नई टेक्निक यूज़ करो। इसके अलावा कारपेंटरी की क्लासेस दे दी कि भाई किस तरह से नए नए फर्नीचर बना सकते हो लकड़ी का यूज़ करके।
हेल्थियर फेयर्स कर सकता है, मतलब फ्री चेकअप लगा दिए, आपने देखा होगा ना गाँव में कैंप लगता है फ्री में चेकअप वगैरह के, इस तरह की चीज़ें कर सकता है जिससे हमें पता चल जाएगा कौन कमज़ोर है, किसको हेल्दी रहने की ज़रूरत है, किसको क्या बीमारी है। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने गाँव में किस तरह से होता है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ अब बताने लायक कुछ है नहीं। अब देखो एक चीज़ और बता दूं, मेरा ना के स्टोर है, मैं ना एक्चुअल में जो है एक गैजेट रिव्यूअर हूं। मैं भाई गैजेट्स के अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो डालता हूं और भाई उनको रिव्यू करने के बाद जो है ना वापस से पैक कर देता हूं एकदम नई कंडीशन, बिना यूज़ करे। आपको ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। इसके अलावा भाई क्यों ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, अब भाई ये चीज आप ना खुद से लिख सकते हो, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब नई जॉब है तो भाई नई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपने कोई एआई की जॉब निकाली तो भाई एआई की जॉब के लिए एआई स्किल्ड वर्कर्स ही तो चाहिए होंगे, तो उन्हें भाई नई नई स्किल्स सिखानी पड़ेगी। इसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स, भाई किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो उनको चाहिए स्किल्ड लोग जिनको भाई अच्छे तरीके से आता हो, तो ये भी चाहिए। इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, भाई इनोवेशन जब भी होगी जब हम जो है थोड़ा बेटर सोच पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। अच्छे कैसे सोच पाएंगे, जब भाई हम अच्छे से ट्रेन करा गया हो, अच्छे से हमें स्किल्स आती हो, ठीक है ना, इससे हमारे इनोवेशन भी कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, भाई किसी भी कंपनी को ना सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो खुश रहना चाहिए हमारा एम्प्लॉय भाई बढ़िया आउटपुट दे रहा है। कंपनी खुश जब होगी, उसको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जब मिलेगा जब उसके एम्प्लॉय जो है काफ़ी अच्छे से स्किल्ड हो, काफ़ी अच्छे से उनको काम करना आता हो, तभी तो कंपनी की ग्रोथ होगी। बेटर एट एवरीथिंग, भाई आप जो है सब काम परफेक्टली और बेटर तरीके से कर सकते हो अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। किसान है, फार्मिंग कर रहा है, वो भाई हल से पहले खेती कर रहा था, वही एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हमने क्या करा, उनको नई स्किल्स सिखाई, नए टूल्स से इंट्रोड्यूस कराया, तो भाई उनको नए फार्मिंग टेक्निक्स आई जिससे वो कम टाइम में अच्छा आउटपुट निकाल पाते हैं ट्रैक्टर का यूज करके। तो काम तो वो वही कर रहा है, जॉब उनकी वही है फार्मिंग की, लेकिन वो काफी एफिशिएंटली कर रहे हैं अब। बेटर एट एवरीथिंग, वो जो काम कर रहे थे पहले से अब बेटर करने लगे हैं। अब एलिमेंट्स क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, और या फिर डायमेंशंस क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के गांव के एरिया में, तो ये दोनों ना सिमिलर टाइप के ही है। अगर आपको ये पूछा जाए तो इसके कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हो, ये पूछा जाए इसके कंटेंट ऐड कर सकते हो, इसलिए ना मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब ये जो है ना दोनों ही आ जाए आपके पास ऑप्शन में, तो आप डायमेंशन वाला करना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना उसमें स्पेसिफिकली दे रखा है कि इसके क्या क्या डायमेंशंस है, जैसे कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एनर्जी हुआ, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक है जो कि सभी के आंसर सेम होने वाला है और एग्जामिनर भी यही पॉइंट्स आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो ये वाला अटेम्प्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एक चीज और है भाई, क्वांटम वाले नशे इतने हैं, इनको ना अलग अलग कैटेगरी, इनके अलग क्वेश्चन बना दिया, हेल्थ का एक अलग क्वेश्चन बना दिया, एजुकेशन का एक अलग ना। भाई एग्जाम में ना तो आज तक पूछा गया, ना ही हमारे सिलेबस में ऐसा बोला गया कि अलग अलग है। सिलेबस में भी एक साथ दे रखा है और एग्जाम में भी हर बार एक साथ पूछा गया है कि डायमेंशंस क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, तो उसमें हेल्थ अलग, एजुकेशन ना, ये पॉइंट्स है, ये आपको आराम से बढ़िया से 3-4 पेपर में भर के लिखना है, बढ़ा बढ़ा कर, ये आपको आता है। सबसे पहला हेल्थ डायमेंशंस क्या क्या होता है, मतलब हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी चाहिए ह्यूमन में, वो चीज़ है ये। ह्यूमन में हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, एक तो हेल्थ, भाई अच्छी हेल्थ होगी तो भाई सब कुछ अच्छा ही होगा, तो ये चीज़ है। और हेल्थ की एजुकेशन दे सकते हैं, डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम बता सकते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं वो हम सिखा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, ह्यूमन को अगर हमने अच्छे से एजुकेट कर दिया ना तो काफ़ी कुछ कर सकता है, तो हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। एनर्जी, हम जो है ना एनर्जी को अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन एनर्जी हो या फिर एक्सटर्नल एनर्जी हो, जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो है प्रमोट कर सकते हैं, और जो है हम क्लीन फ्यूल को प्रमोट कर सकते हैं। क्लीन का मतलब है जैसे कि हम भाई लकड़ी का यूज़ करके खाना बना रहे हैं तो कितना पॉल्यूशन करता है, 1 किलो लकड़ी वही काम करके दे रही है, जबकि हमारी 100 ग्राम जो एलपीजी है, एलपीजी गैस, वही काम करके दे रही है, वो पॉल्यूशन भी कम कर रही है और हमारी एनर्जी भी कम वेस्ट हो रही है। तो इस तरह से हम ये चीज़ सिखा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, भाई हम ह्यूमन को नई नई स्किल्स सिखा सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई स्किल्स के रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ सिखा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग, हम भाई ट्रेनिंग दे सकते हैं काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे दी, कैसे हम फार्मिंग को बेटर बना सकते हैं और एफिशिएंटली बना सकते हैं। ये सब ना गांव के एरिया का डिपेंड में रख के आपको आंसर लिखना है, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नाम से पता चल रहा है फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये प्रॉपरली सिलेबस में आपके लिखा है। हस्बेंड्री सिखा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह सिखा सकते हैं गाँव के लोगों को, एनिमल हस्बेंड्री, तो मतलब जो
पशुपालन वगैरह है, वो चीज़ हम उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे बेटर उनसे आउटपुट निकाल सकते हैं, चाहे वो दूध निकालना हुआ या फिर शहद की वो बोलते हैं शहद निकालना हुआ, ये सब चीज़ें। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके नोट जो है वो अगेन वही पिन कमेंट में मिल जाएगा। पासवर्ड जो है इसका मैंने ये लिखा है, ये एग्जैक्ट है, सी जो है इसमें कैपिटल बनेगा। इसके अलावा भाई ई बुक में डिटेल कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे कंटेंट है ना जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे कंटेंट भी मैंने ई बुक में ऐड कर दिए गए हैं। भले से वो सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में वो पूछे गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको मेरी ई बुक में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कोई डाउट आता है ना, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना, कुलभूषण कुंडलवाल मेरा यूजर नेम है। अब देखो अगला टॉपिक जो है ना वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मेजरमेंट मेथड। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब हो गया हेल्थ की कंडीशन कैसी है, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन क्या है। अब भाई किसी की हाइट है 5.5 फीट और उसका वेट है 40 किलो का, तो भाई वो तो अंडर वेट हो गया, खत्म हो गया, तो उसके शरीर में कुछ जान थोड़ी ना है। जान कहने का मतलब है कि अंदर से इंटरनली वो इतना हेल्थी नहीं है। तो ये चीज़ जो चेक करने का तरीका है ना, और न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं इसको, कि किस तरह से उसकी डाइट है और किस तरह से वो उसका यूटिलाइज कर रहा है। तो एक जो है ना बोलना चाहिए हेल्थ की कंडीशन देखने का तरीका है। इसके ना काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, इसमें जो मेन 2 टूल्स है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो पहला है एंट्रोपोमेट्रिक, और इसके अलावा ना और भी मेजरिंग टूल होते हैं, वो हमारी ई बुक में मिल जाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, अगर आपको 4, 5, 6, 7 आराम से देखना है ना, ताकि आप बढ़िया में कॉपी में पूरा मचा सको तहलका, तो वो ई बुक में मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ई बुक खरीद लेना। कोई कमेंट नहीं करेगा कि ई बुक कर रहा है। तो सबसे पहला मेजरिंग टूल जो है वो है एंट्रोपोमेट्रिक। इसमें क्या करते हैं ना, हम जो है ना बॉडी का साइज मेजर करते हैं, प्रोपोजिशन चेक करते हैं और कॉम्पोजिशन चेक करते हैं। कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। हम ना फिजिकली चीज़ें चेक कर लेते हैं ऊपर से, उससे हमें पता चल जाता काफ़ी चीज़ों का। जैसे कि हमने वेट मेजर कर लिया, भाई वेट से पता चल जाएगा हेल्दी है या फिर नहीं। हाइट चेक कर ली, बीएमआई चेक कर लिया, बॉडी मास इंडेक्स आपको पता ही है, हाइट अपॉन वेट का स्क्वायर होता है आई गेस, तो उससे हमें पता चल जाता है हेल्दी है या फिर नहीं। वो 19 से लेके 24-25 की रेंज में हेल्दी माना जाता है, ठीक है ना। हमने वेस्ट सरकमफ्रेंस, हमने कमर नाप ली, भाई पता चल रहा है कि इंसान तो वैसे नॉर्मल सा ही है लेकिन उसका पेट भाई पूरा फैला पड़ा है। तो ये सब चीज़ें हम फिजिकली मेजर करके पता लगा सकते हैं। ये एक मेथड हो गया चेक करने का। एक हो गया बायोकेमिकल, हम केमिकली चेक करते हैं, मतलब एक तरह से लैब का टेस्ट करते हैं। लैब का टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं या फिर ब्लड का सैंपल ले सकते हैं ना। इसका यूज़ करके हम जो है ना न्यूट्रिशन चेक कर सकते हैं ह्यूमन की बॉडी में कैसा कैसा है। मतलब हमने भाई ब्लड सैंपल ले लिया, हम बता सकते हैं हीमोग्लोबिन कितना है। अगर भाई कम है इसका मतलब भाई आपको एनीमिया है, मतलब आपके अंदर खून की कमी है। विटामिन की चेक कर सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है आपको, ठीक है, आयरन की कमी तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम आपका सैंपल लेकर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है ना हमारा टॉपिक, ये आप आराम से लिख सकते हो, एक्सेस टू बेसिक एमेनिटीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब बोल सकते हो बेसिक ह्यूमन नीड्स जो कि गांव में रहता है। आपको मैंने बताया था रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई, मोबाइल और लड़की। सॉरी ये लास्ट वाला मैंने ज़बरदस्ती ऐड कर दिया, माफ़ करना, गलती से मैं थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ यार। रोटी, कपड़ा, मकान होता है मेनली, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पक्की सड़कें होने चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, कॉल वॉल पे बात करने के लिए सही से नेटवर्क वगैरह भी होना चाहिए, ये भी आजकल ज़रूरी है, पहले टाइम में ज़रूरी नहीं था। आज मतलब हम जो है, जो दूर लोग हैं हमारे चाहने वाले, उनसे हम कम्युनिकेशन बेटर तरीके से कर पाए। वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब क्लीन पानी मिलना चाहिए हमें, ठीक है ना। और जो वेस्टेज है उसको सही से जो है बोलना चाहिए, उसको डंप करने का मेथड होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली मिलनी चाहिए। घर जो है वो होना चाहिए, मतलब अच्छा पक्का हाउस होना चाहिए, मतलब बारिश में भाई पानी ना छुए, इस तरह से। ये चीज़ आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है, ये अपने आप लिख सकते हो, कहने का मतलब मैंने भी बता दिया है, इसको बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हो। अब देखते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड रोल ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स। तो देखो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब है कि एक तरह से ना पॉपुलेशन जो है ना
उसका एक स्ट्रक्चर बनाना कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब हम जो है ना एक बार ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल का, कि कितने मेल्स है कितनी फीमेल्स है, किस एज ग्रुप में कितने मेल्स है कितने फीमेल है, उसका भी हम चार्ट बना सकते हैं। मतलब एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर सके, चाहे वो एज के हिसाब से हुआ, एजुकेशन के हिसाब से हुआ, या ऑक्यूपेशन के हिसाब से, या फिर एरिया के हिसाब से। तो इसी का ना एक एग्जाम्पल है पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें ना हम एक पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड समझते हो ना, वही भाई ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा, वही सब चीज। तो पिरामिड जो बनता है ना पॉपुलेशन का, वो है ना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एज और सेक्स का। हमने ऊपर बताया ना कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हम किस चीज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, एज और सेक्स। सेक्स मतलब जेंडर, वो वाला वाला सेक्स नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेंडर वाले सेक्स की। तो एज और सेक्स के अकॉर्डिंग जो है ना हमने एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इससे क्या फायदा होगा ना, एक तो इसकी शेप जो होती है ना पिरामिड टाइप की होती है, इसलिए इसका नाम पिरामिड रख दिया। अब इसका फायदा ये है, एक तो हम पॉपुलेशन देख सकते हैं। अब देखो एज और सेक्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, तो हम बता सकते हैं कि इस एज ग्रुप के इतने लोग हैं, ठीक है। सेक्स के अकॉर्डिंग करा है तो हम बता सकते हैं कि भाई 12 साल की उम्र के इतने लड़के हैं। पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, बर्थ रेट बता सकते हैं, डेथ रेट बता सकते हैं, और टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या चल रही है, मतलब पॉपुलेशन भाई हमारी बढ़ती जा रही है घटती जा रही है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। अब ये देखो दिखने में ना कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर दिख रहा है। अब मैंने दे रखा है हाउ टू रीड, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं खुद ही बता रहा हूँ। सबसे पहले डिवाइडेड इन हाफ्स, ये दो हाफ में रहता है, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। तो इधर राइट हाफ, राइट साइड कौन रहता है हमेशा, मतलब गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, करेक्ट, विमेंस आर ऑलवेज राइट। तो राइट साइड जो है वो फीमेल होगी, लेफ्ट साइड जो होगी मेल होगी। लड़के हमेशा गलत होते हैं तो इसलिए लेफ्ट साइड आएंगे। इसके अलावा बॉटम टू टॉप चलते हैं, हम नीचे से ऊपर शुरू करते हैं। नीचे का मतलब है नीचे जो है सबसे कम एज ग्रुप के, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसकी यहाँ पर चार्ट दे रखा है, फिर उससे ज़्यादा उम्र के, उससे ज़्यादा उम्र के, सबसे बूढ़े सबसे ऊपर आएंगे। बार लेंथ, बार की जो लेंथ है ना वो हमें बताता है पॉपुलेशन कितनी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देख सकते हो नीचे तो यहाँ पर पॉपुलेशन दे रखा है, और ये जो ऊपर जो है ना एज जा रही है हमारी, और लेफ्ट राइट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बोलने लगूँ भाई 32 साल की उम्र के कितने मेल है, तो हम देखो यहाँ पर जाएंगे 32 ये आ गई 32 की रेंज हमारी। ओके ओके 32 मतलब 32, तो यहाँ पर आ गए। ये मतलब हमें देखना है ये वाला बार, और हमने बोला कि कितने मेल्स है, तो ये हमें ब्लू वाला बार देखना है। तो ये ब्लू बार हमें देखना है। अब इसकी जो लेंथ है बार की उतनी पॉपुलेशन होगी इस एज ग्रुप की, मेल पॉपुलेशन। तो हमारी ये जो है बार आ रहा है 0.4 पर। अब ये ना रेशो दे रखा है, इसका कोई मल्टीपल होगा जिससे हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा। हम मान के चल रहे हैं 10, तो हम इसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 की 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आगे 40, मतलब 32 साल की उम्र के जो है ना वो 40 मेल्स हैं। हम आराम से फाइंड कर पाए हैं, है ना। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी स्टडी आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ कहाँ में काम आ सकता है, ठीक है। इसका पर्पस जो हो रहा है वो हम देखते हैं। पिक्चर दी पॉपुलेशन, हमें पता चल जाता है कि किस एज ग्रुप के कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। हु नीड्स हेल्प, हमें पता चल जाता है कि किस उम्र के लोगों को ज़रूरत है, मतलब मदद चाहिए। मतलब हमने देखा कि भाई बीच में जो है ना ये ग्राफ जो है ना एकदम से डिप हो रहा है, मतलब इस एकदम से रिड्यूस हो रहा है, मतलब इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन जो है ना एकदम से मर रही है, यानी कि पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यंग लोगों में कुछ गड़बड़ है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। मेल वर्सेस फीमेल, हम चेक कर सकते हैं कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है पर्टिकुलर एज ग्रुप में। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितने बच्चे जो है जन्म ले रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, ये हमें पता चल जाएगा। फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि भाई हमारा जो है ना नीचे का जो ये पिरामिड है ना थोड़ा नैरो, मतलब पतला है, ऊपर से ज़्यादा इतना मतलब शार्प नहीं हो रहा, नीचे से थोड़ा कम वाइड है। इसका मतलब जो है ना हमारे जो नए बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहा है, मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, मतलब कुछ साल बाद हमारी पॉपुलेशन जितनी आज है उससे कम होने वाली है फ्यूचर में। तो हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये यूनिट काफ़ी इजी थी, काफ़ी सिंपल थी, मैंने इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगली यूनिट इससे भी टॉप सेक्सी होने वाली है। बाकी यूनिट्स की तरह ना यूनिट 5 भी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी है, जिसका नाम है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भाई रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप, आप समझ रहे होगे गांव में बिजनेस करना, इंडस्ट्री लगाना, किसी चीज की छोटी मोटी फैक्ट्री लगाना, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं कि गांव में किस तरह से हेल्प करता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आपको थोड़ा ओवरव्यू पता चल गया होगा इस यूनिट का।
तो सबसे पहला टॉपिक है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब गांव में छोटी सी ना एक फैक्ट्री लगाना, एक इंडस्ट्री लगाना, एक बिजनेस खोलना जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, मतलब अचार का बिजनेस बना लिया, एक फैक्ट्री, मतलब छोटी सी, मतलब यहाँ पर बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, गाँव में छोटी सी फैक्ट्री बोल सकते हो, छोटी सी इंडस्ट्री बोल सकते हो, जहाँ पर हम अचार बना रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके अचार के डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं, या फिर पापड़ बना रहे हैं। गाँव की औरतों को काफी अच्छे पापड़ बनाना आता है, तो उन पापड़ का हमने इंडस्ट्री खोल दी गांव में, सब औरतें मिलकर पापड़ बना रही है, एक पूरा स्टैंडर्ड बना दी कि इस तरह का हमारा ये मेन्यू है, इस तरह से बनना है, सब सेम फ्लेवर का सेम तरीके से मेथड से पापड़ बना रही है, पैक कर रही है और बाहर शहरों में बेच रही है। तो इस तरह से छोटी छोटी फैक्ट्री लगाना, छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलना गांव की एरिया में, उसको रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन में यही चीज लिखी है। अब गोल क्या है भाई? पूरा भरोसा आप जो है बिना देखे बता सकते हो क्या क्या गोल हो सकते हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट, गांव में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है भाई, रोजगार बढ़ रहा है। अगर किसी ने इंडस्ट्री खोली, छोटी सी फैक्ट्री खोली, तो उसमें काम करने के लिए वर्कर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, मतलब भाई गांव में मेन जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होता है, वो खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ खेती पर डिपेंड ना होने की बजाय उनके पास और भी ऑप्शन होगा पैसे कमाने का। जिसने भाई इंडस्ट्री खोली उसका भी फायदा, जो उसमें काम कर रहा है उनके पास भी फार्मिंग के अलावा दूसरा ऑप्शन रहेगा। मतलब ऐसा हो गया आपकी जो क्रॉप्स है वो सही से नहीं उग पाई, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, या फिर हो सकता है कि जो सीजन था काम करने का खेत में वो आपका हो गया। अब जो है 1-2 महीने का कूलिंग पीरियड है जिसमें आप फ्री हो, मतलब ऐसा खेती में कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से पैसों का भाई बढ़िया सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा जो है प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मतलब भाई आप जो है गांव के डेवलपमेंट भी कर रहे हो। इसके अलावा जो है ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को भी आप एनकरेज कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप मिट्टी के बर्तन बनाना है, मिट्टी के बर्तन शहरों में नहीं बनाते ना ही यूज़ करते, लेकिन जो है गाँव में अगर इसकी इंडस्ट्री लगा दी जाए, भाई बढ़िया बढ़िया मिट्टी के बर्तन बन रहा है और उसको पैक करके बढ़िया करके बेचे जा रहे हैं, तो भाई ट्रेडिशनल आर्ट जो है हमारी क्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगी। इसके अलावा जो है हम जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव कर रहा है गांव में, और अर्बन में जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब लोग जो है काम करने के लिए शहरों में जा रहा है, वो भी कम हो जाए, क्योंकि गांव में ही जब काम मिल जाएगा तो शहर में क्यों जाना है। और जो गोल है ना वही बेनिफिट्स है, वही चीज़ है भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा है गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब गांधी जी की क्या अप्रोच थी गाँव में एक इंडस्ट्री खोलने की। देखो ना, गांधी जी की हम एक अप्रोच ऊपर देख चुके हैं, वही कंटेंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, वही यहाँ पर थिंकिंग है। गांधी जी का क्या कहना था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, तो वही चीज है यहाँ पर। तो गांधी जी के बारे में जो भी आपने इमेजिन कर रखा है ना, जो भी आप सोचते हो, जो भी दिमाग में आता है, गांधी जी कैसे थे, चरखा चलाते थे ना, धागे बनाते थे कॉटन से, है ना, आ रहा है ना, याद आ रहा है ना, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। जो भी गांधी जी के बारे में आपको दिमाग में आए वो सब आपको इसके आंसर में लिख देना। चरखा चलाना, गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर देना, और अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, नहीं हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, मतलब नॉन वायलेंस का हमें ध्यान रखना, वही सब चीजें हैं। तो यहाँ पर कोर प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। स्वराज, स्वराज मतलब भाई सेल्फ रिलायंस, मतलब गांव के लोगों को जो है ना खुद पर डिपेंड होना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको कपड़ा पहनना है गांव वालों, तो गांव में कपड़ा बनाओ, आपको खाना खाना है तो गांव में खाना होगा, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। इसके अलावा इन्होंने बोला कॉटेज इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा एम्पैथाइज करो, मतलब भाई चरखा, गांधी जी को चरखा चलाने का शौक था और वो धागे से धागा, कॉटन से धागा बनाते थे, धागे से कपड़ा बनाते थे, तो वो बोलते कि भाई चरखा चलाओ और खादी बनाओ, मतलब कॉटन के कपड़े बनाओ। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन बोलते थे, मतलब भाई गांव में पंचायत होनी चाहिए, मतलब सारी जो पावर है, मतलब गांव को जो कंट्रोल करने वाला है ना, वो कहीं ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पर नहीं बैठा हो, गांव की लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पंचायत सिस्टम होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। वही बात है, एक गाल आगे, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, दूसरे पे भी मार दे तो फिर से आगे कर दो। तो ये मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ध्यान से काम करना है, और इंसाफ के साथ सभी को सही उनकी वो देनी है, तनख्वाह देनी है, उनकी झाड़ी देनी है जो उनको मिलती है, मतलब जो मजदूरी पर काम पर आ रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट आपने प्रॉपर रख रखा है तो उनकी सैलरी वगैरह सही से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घंटों तक काम करा रहे हो और पैसे कम दे रहे हो, तो थोड़ा इस तरह से भी देखना है। इसके अलावा बोला कि रूरल डेवलपमेंट पे मेनली फोकस होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इंडस्ट्री खोली और आपका मेन एम है पैसा बनाना। भाई आपने काम पर गाँव के लोगों को लगा दिया, सुबह बुला लिया, रात तक काम करा रहे हो, उनको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, इतना मतलब उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। मेन फोकस है गाँव का डेवलपमेंट होना चाहिए।
मतलब गांव वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, गांव का डेवलपमेंट करो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो। पर ये है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री लगाने के लिए गांव में किस तरह की हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, तो भाई वही है, गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए और जो गांव के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, तो उनको वो स्किल्स आनी चाहिए जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब मान लो आपने इंडस्ट्री लगा ली कोई भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग देख रहे हो, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको थोड़ी ना मिलेंगे। तो इस तरह की इंडस्ट्री लगानी है जो वर्कर आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाए और गाँव का भी डेवलपमेंट हो। और ऐसा नहीं कि भाई आपने गाँव में पॉल्यूशन करो, ऐसी इंडस्ट्री लगा दी भाई गाँव में सांस लेने की भी मतलब साफ हवा नहीं बची है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। तो क्या क्या चीज़ देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल रही हो और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। अफोर्डेबल इंडस्ट्री होनी चाहिए, मतलब भाई गांव में थोड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, आपने इंडस्ट्री ऐसे लगा दी जो जिसमें खर्चा बैठ रहा है भाई 100-200 करोड़ का, तो ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जो भाई फीजेबल भी हो फाइनेंशियली। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, मतलब आपने ऐसी इंडस्ट्री या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करो कि भाई सारा काम आपका मशीन ही कर रही है, उसमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा नीड होनी चाहिए उस इंडस्ट्री में, तभी तो भाई गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तभी तो गांव में पॉवर्टी कम होगी। तो इसलिए लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब सिंपल टू इम्प्लीमेंट, मेंटेन और रिपेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आपने इतना खतरनाक इंडस्ट्री लगा दी, उसे मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है उनको बोलो कि भाई बीटेक करके आओ, तुम इंजीनियरिंग करके आओ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके अलावा अब देखते हैं अप्रोचेज और करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। दो अप्रोच हो सकती है, एक तो सोशल वेलफेयर हो सकती है, मतलब हम सोशली देखेंगे कि लोगों पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब गांव में पॉवर्टी कम हो रही है या फिर नहीं, क्या जॉब्स क्रिएट हो पा रही है या फिर नहीं, क्या उनकी लाइफ इंप्रूव हो पा रही है या फिर नहीं। टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक में हम देखेंगे कि कोई हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही हो, या फिर हो सकता है पानी को गंदा कर दिया और एयर को पॉल्यूट कर दिया। तो इस तरह की अप्रोच हो सकती है दोनों ही। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए इंडस्ट्री में जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती हो। जैसे कि स्मॉल स्केल इक्विपमेंट्स और प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब स्मॉल स्केल पर हम इम्प्लीमेंट करने आना, तो इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो भी स्मॉल स्केल वाले होने चाहिए। लो कैपिटल इंटेंसिटी होनी चाहिए, मतलब खर्चा जो है ना उसको सेटअप करने का वो कम होना चाहिए। मोर लेबर इंटेंसिव, वो मैंने आपको बता दिया भाई, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, ऊपर बता दिया था। इसके अलावा सिंपल होना चाहिए ऑपरेशन और रिपेयर, वही बात है भाई, आपने इतनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री लगा दी, अब उसमें रिपेयरिंग के लिए जो आपने गांव के एम्प्लॉयज़ रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको कह रहा भाई इसे रिपेयर करने के लिए पहले आपको भाई ये यूज़र मैनुअल, इसकी ट्रेनिंग लेके आओ लंदन से। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए कि थोड़ा बताकर काम हो जाए। इसके अलावा लेबर्स का जो है ना ट्रेडिशन जो है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब इस तरह से हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है कि पुरानी जो तरीके हैं उसको ही एफिशिएंट बनाया जाए। इसके अलावा सोशली बेनिफिशियल होना चाहिए, मतलब पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। इसके अलावा भाई लोकली अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो गांव के लोगों को स्किल्स आती है, जो रिसोर्सेज है गांव में, उसी का यूज़ करके हम इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, पॉइंट जो है इतने आसान है कि आपने पहली बार भी सामने आपके क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको आराम से लिख सकते हो, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी इजी है। जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आप आराम से लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो। गांव में भाई कोई बिजनेस खोलना, यही तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो यहाँ पर जो है आपने इसको डिटेल में अपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट होगा, इस सेमेस्टर में भी आपको कोई सब्जेक्ट होगा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही है, गांव में कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना, वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। बेनिफिट क्या होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब गाँव में बिजनेस खोलोगे तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए, है ना, तो लोग चाहिए काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गांव के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी पॉवर्टी कम होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और लोकल डेवलपमेंट होगा। गांव में आपने भाई कोई बिजनेस खोला तो भाई आप जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी करेंगे गांव में, मतलब आपने अच्छे अच्छे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा दिया, ये सब चीज़ होगी। एम्पावरमेंट मिलेगा, जो गांव के लोग हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई उनमें भी कुछ है और वो भी गांव में जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब गांव में ही चीज़ बन रही है, वहाँ पर वो यूज़ भी कर पा रहे हैं।
और डिसीजन वगैरह गांव वाले लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा एम्पावरमेंट भी होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्किल्स, भाई सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड नॉलेज। मतलब गांव में भाई अक्सर जो है कोई छोटा मोटा बिजनेस खुलेगा तो वो कोई गांव से रिलेटेड ही खुलेगा। जैसे कि पापड़ खोलने की किसी ने फैक्ट्री लगा दी, बिजनेस शुरू कर दिया, तो गांव का जो ट्रेडिशन है ना पापड़ बनाने का, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पुरानी जो उनकी ट्रेडिशन है वो सब चीज़ें हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। बाकी बेनिफिट्स यार एंटरप्रेन्योरशिप के आपको पता ही है क्या क्या लिखने होता है, वो आप आराम से लिख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस है एंटरप्रेन्योरशिप के, अगर हम गांव में शुरू करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, सोच के देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ सकती है, भाई आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस तो खोल दिया और उसमें भाई आपका माल जा रहा है और आ रहा है, आपने ट्रक वगैरह लगा रखे। अब देखा गांव की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, टूटी फूटी सड़कों पर आप सामान लेके जा रहे हो, जो आपने बनाया है इंडस्ट्री में आपके बिजनेस में बन गया है वो सब टूट गया भाई, तो ऐसा दिक्कत हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाती है, पावर में भी दिक्कत होती है। मतलब आपने बिजनेस खोला, वहां पर चाहिए 24 घंटे लाइट, लेकिन गांव में लाइट ही नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब आप जो है कॉल वॉल कर रहे हो बिजनेस के लिए कि हाँ भाई इतना का माल भेजना है, इतना टन भेजना है, और आपके भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप कभी छत पे जाके बात कर रहे हो, कभी कहीं, तो ये सब दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा फंडिंग की दिक्कत होती है, भाई गांव में आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो फंडिंग आराम से नहीं मिलती है कि भाई गांव में क्या ही आप वो खोलोगे बिजनेस, हम पैसे नहीं देंगे। या फिर गांव का ही कोई आदमी खोलने चाहेगा तो उसका सिविल स्कोर लो रहेगा, तो ना तो लोन मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा, तो फंडिंग की दिक्कत हो जाती है। मार्केट एक्सेस, भाई वो जो है ना बड़े बड़े मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि गाँव में उन्होंने खोला और बेचना उन्हें शहर में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर जो गांव में आपने कोई बिजनेस वगैरह खोलने जाओगे तो वहाँ पर चाहिए थोड़े स्किल्स वगैरह की ज़रूरत, और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर उनके पास इतने स्किल्स वगैरह है नहीं, तो ये भी कुछ दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा कंपटीशन, भाई आप जो है गांव में आपने कोई भी सोचो, आपने बिजनेस खोला छोटा मोटा, जैसे कि आपने कपड़े खोलने की यहाँ पर बिजनेस खोला जिसमें आप ट्रेडिशनल प्रोसेस वगैरह यूज़ करो ताकि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल पाए। आप क्या करो, चरखा घुमा के कपड़े बना रहे हो, ठीक है, और आपकी जो कंपटीशन है शहर में वो भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीनें चल रही है, धूंधा धूंधा धूंधा, और वो बना रही है 10 मिनट में 10 कपड़े और आप बना रहे हो पूरे दिन में 10 कपड़े, तो कंपटीशन से कैसे आप फेस करोगे, तो ये भी दिक्कत की बात है। अब देखते हैं डायग्नोसिस, मतलब इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब क्या क्या सॉल्यूशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखते हैं, भाई इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब गांव की सड़कें अच्छी बनाए, पावर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सही से दे, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा फाइनेंस सपोर्ट जो है वो मिल जाए, जैसे कि गवर्नमेंट जो है ना कोई स्कीम लाए जो कि गांव के लोगों को इजीली मिल जाए, लोन वगैरह आराम से मिल जाए, तो यहाँ पर फाइनेंस वाली दिक्कत सॉल्व हो सकती है। मार्केट एक्सेस के लिए जो है ना गवर्नमेंट कोई हेल्प कर दे ताकि जो है बड़े बड़े मार्केट तक पहुंच पाए, या फिर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मार्केट को हमने भाई गांव में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो बाहर कैसे बेचेंगे, एक सॉल्यूशन है भाई ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, तो उसमें तो कोई मैटर नहीं करता आप गांव में बना रहे हो या फिर कुछ, तो ऑनलाइन बेचो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं। स्किल्स वाली प्रॉब्लम थी ना कि गांव के लोग इतने स्किल्ड नहीं होते एक इंडस्ट्री में या फिर किसी बिजनेस में काम करने के लिए। वैसे उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन कुछ परफेक्ट वो होते हैं ना, एक बोलना चाहिए प्रोटोकॉल्स होता है, तो वो सब चीज़ें जो है ना उनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि वो बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पाए। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं रूरल प्रोडक्ट्स को, जैसे हम मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं ना कि भाई हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेने चाहिए ताकि हमारे इंडिया की जो फैक्ट्री है, इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन यहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह वो प्रमोट हो पाए। इसी तरह हम गांव के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि भाई ये गांव से बने हुए हैं, तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है जो कि एक भाई चाइना का माल है और एक हमारे गाँव में बना हुआ माल है, तो आप गाँव का बना हुआ खरीदो। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे। अब देखो काफी लोगों को पता है मैं गैजेट रिव्यूअर हूँ, मैं ना काफी सारे गैजेट्स अनबॉक्स करता हूँ, रिव्यू करता हूँ और उसके बाद भाई उनको वापस पैक करके रख देता हूँ। तो मेरे पास में बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन, फर्स्ट क्लास कहने का मतलब है भाई अनयूज्ड है मेरे पास, बिल्कुल नया ही समझो, काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मैं इनको सेल करता हूँ अपने स्टोर पर। केक स्टोर नाम है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो भाई मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है कुलभूषण कुंडलवाल, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वापस आऊं टॉपिक पर, तो वो है अगला टॉपिक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो विमेन जो है, औरतें जो है
तो वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करती है गाँव में। तो देखो ये भी आप आराम से समझ सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता ही है क्या होता है। विमेन आ गई, औरत आ गई, वुमेन आ गई, तो भाई औरत है तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या-क्या कठिनाइयाँ हो सकती है, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपके माइंड में एक बार क्लियर हो गई होगी। एक बार माइंड में सोच के देखो क्या-क्या हो सकता है इसमें। सोच के देखो, मैं 1 सेकंड दे रहा हूँ। पॉज़ कर लेना 1 सेकंड में सोच नहीं सकते, 1 सेकंड पॉज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कांसेप्ट यही है कि विमेन जो है अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करे और उसको रन करे। तो ये एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो चुकी है। और ये भाई रूरल एरिया में हम देख रहे हैं, तो भाई गांव में अगर कोई औरत जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। कैसा फ़ायदा कर सकती है, बेनिफिट्स देख देख लेते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, भाई ये क्या करता है ना, विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देता है। मतलब यहाँ पर जो मूवीज बॉलीवुड वगैरह में दिखाता है विमेन एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस वगैरह, जिसमें इधर उधर घूम के, दारू में घूम के 3-4 बॉयफ्रेंड बनाकर एक साथ सबको चीट करके, वो वाला यहाँ पर हम नहीं देख रहे। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से हम समझ सकते हो कि रियल एम्पावरमेंट क्या होता है। वो जो औरत है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। मतलब वैसे नॉर्मली देखा जाए, अगर हाउसवाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंड करती है, उसकी इनकम पर डिपेंड करती है। उसको कुछ खरीदना है, साड़ी पहननी है, तो वो अपने हस्बैंड से बोलेगी। उसको कुछ खाना है तो वो पैसे लेगी। उसको कुछ कहीं पर खर्च करना है, वो मांगने पड़ते हैं पैसे। पहले वो अपने पापा से मांगती है, फिर अपने हस्बैंड से मांगती है, लेकिन इसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। खुद के भी खर्च उठाएगी, अपने घर वालों के भी उठाएंगी, अपने बच्चों के भी खर्च उठाएगी, और डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है। मतलब भाई उनका बिजनेस है, सारे डिसीजन वो लेगी। तो ये क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है पॉवर्टी रिड्यूस करने में। जो गांव में जो गरीबी है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा भाई एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी बेनिफिट होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर उठा के रख सकते हो। जॉब क्रिएशन, भाई आप एम्प्लॉय कर रहे हो लोगों को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट, वही है कि भाई आप जो विमेन की कम्युनिटी है, या फिर कोई एक सोशली एक छोटी एक कम्युनिटी बोलना चाहिए गांव की, तो उसको आप डेवलप कर रहे हो, रोल मॉडल बन रहे हो। भाई आपने कोई बिजनेस शुरू करा, किसी फीमेल ने, और एक बढ़िया सा बिजनेस चला दिया, काफ़ी अच्छा चलाया, तो वो बाकी जो औरतें हैं ना उनको इंस्पायर करेगी। जैसे गांव में किसी औरत ने कोई बिजनेस शुरू करा कि भाई वो जो अचार बनाती थी ना, उसने क्या करा, बड़ी स्केल पर बनाने शुरू कर दिया और बाहर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भाई बहुत बड़ी वो बन गई, वो अमीर औरत बन गई, और गांव में भाई बढ़िया फैक्ट्री वगैरह चला रखी है। तो बाकी जो गांव की औरत है, जो भाई सोचती नहीं थी कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है, सिर्फ वो यही सोचती थी कि आज घर पर खाना बनाना है, आज इस तरह से अपने घर वालों को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, तो उनको एक अलग पीओवी मिलेगा कि भाई हाँ ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। तो बाकी जो औरतें जो वहाँ तक सोच भी नहीं सकती, वो उनको सोचने पर मजबूर करेगी, और वो उनकी मॉडल बनेगी कि हाँ भाई हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। इसके अलावा जो है ये डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। अब देखो सारे जो है ना आदमी आदमी बिजनेस करने लगे ना, तो आदमी अपनी सोच, क्योंकि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सभी मैन में कॉमन होती है। तो अगर सारे बिजनेस आदमी चलाने लगे, तो सब आदमी की एक ही सोच है, वो एक ही तरह का सोचेंगे, एक ही तरह के आइडिया सोचेंगे, एक ही तरह के सॉल्यूशन सोचेंगे। लेकिन अगर औरत भी आएगी और फीमेल अगर एंटरप्रेन्योर है, वो अलग तरह से सोचेगी। सबकी भाई अलग अलग सोच होती है, जेंडर के बेसिस पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो औरत आएगी, वो थोड़ा औरतों के हिसाब से देखेगी, तो वो कुछ ना और नया क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकती है, कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकती है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो वही भाई सब वही चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है। अब ये छोटी वाली हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्री लगाना, छोटे छोटे बिजनेस खोलना गांव में, ये स्मॉल बिजनेस खोलना। आप देख सकते हो स्मॉल बिजनेसेस की वजह से जो है ना इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि जो है 95% से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है ना वो छोटी ही है, स्मॉल बिजनेसेस ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी रिडक्शन में और गांव के डेवलपमेंट में। तो स्मॉल बिजनेसेस खोलने के लिए ना गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे, काफ़ी सारी स्कीम्स है, जैसे कि मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना में क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो है ना छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इजीली लोन प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा भाई यहाँ पर एक और स्कीम है जो कि आप देख सकते हो। बाकी टैक्स को जो है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी निकाल रखा है, कि जीएसटी की वजह से भाई अपना साल में जीएसटी से अपना टैक्स वगैरह का सिस्टम हो जाता है। मतलब ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी टैक्स की या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया था। कुछ लोग इससे शिकायत करते हैं कि सही नहीं है जीएसटी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए बढ़िया है, तो वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और डिजिटाइजेशन की वजह से ना स्मॉल बिजनेसेस को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। डिजिटलाइजेशन की वजह से, जैसे कि ऑनलाइन जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट,
इन पर जो है ना स्मॉल बिजनेसेस वाले जो लोग हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं और वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव में जब से इम्प्रूव हुआ है तो भी भाई काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूव हो गई भाई। जैसे ऑनलाइन हम सेल कर रहे हैं गांव में, तो गांव के लोग जो है ना वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर अच्छी इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है। चैलेंजेस क्या है भाई, इतनी बार फिर से रिपीट, हद है यार, मुझे भी अब मतलब मज़ा नहीं आ रहा। वही है भाई, एक तो वही है फंडिंग की दिक्कत आएगी, और क्या होगा, रेगुलेशन में दिक्कत आएगी। मतलब भाई आपने बिजनेस खोलने के लिए सोच लिया, उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराओ, इधर से जाकर साइन कराओ, उधर जाकर स्टैंप लगवाओ, अपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराओ, ट्रेडमार्क लो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखते हैं ज़रूरतें क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की रूरल एरिया में और स्कोप क्या है। भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा अभी से बताने का, मतलब यार 100 बार, इतनी बार एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही यूनिट में, यार एक ही हद है, हद है। तो फिर से वही नीड क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, लोग उनको एम्प्लॉय करना, ठीक है, इनकम जनरेट करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, और क्या हो सकता है जो हम सब ऊपर देख चुके हैं ना, सब वही चीज़ है भाई। कॉपी पेस्ट कर सकते हो आराम से। रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, ताकि गांव के लोग शहर में ज़्यादा माइग्रेट ना करें, उनको गांव में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, उनको नौकरी गांव में ही मिल जाए, डेवलपमेंट गांव का डेवलपमेंट हो। इसलिए स्कोप क्या क्या है, मतलब क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं गांव में बिजनेस चलाने के। तो गांव में क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, सोच के देखो, छोटे छोटे बिजनेस सोच के देखो एक बार। आप एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा गांव में काफ़ी सारी जो है वो होती है फर्टिलाइजर्स सेल करने की शॉप होती है, दुकानें होती है, जहाँ पर वो बहुत सारे कट्टों में वहाँ पर वो बेचते हैं फर्टिलाइजर्स। इस तरह का आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। मतलब आपने जो टूल्स यूज़ होते हैं ना भाई, हल के आगे क्या क्या लगता है, या फिर ट्रैक्टर वगैरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें आप बेच सकते हो। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल स्किल्स का यूज़ करके आप कुछ कर सकते हो। मतलब ऐसा बिजनेस खोलो जिसमें आप क्या कर रहे हो, मिट्टी के बर्तन बढ़िया तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनाकर आप शहरों में बेच रहे हो, ठीक है। और गांव में कोई स्पेसिफिक आर्ट है, कोई ट्रेडिशनली कोई चीज़ बनाई जाती है, उसको बनाकर बढ़िया से शहरों में बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो। इको टूरिज्म कर सकते हो, मतलब भाई गांव में इतनी नेचुरल चीज़ें हैं, काफ़ी बढ़िया व्यूज़ है, ब्यूटी है, नेचर है, तो आप उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज़ कर सकते हो, मतलब टूरिज्म की तरह यूज़ कर सकते हो कि मतलब ऐसा गांव की तरह ही एज अ टूरिज्म। जैसे एक शिशु विलेज है तो वो एक गांव है लेकिन वो टूरिस्ट प्लेस है। इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप एक ऐसा बिजनेस चला सकते हो जो कि गांव की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व कर सकती है। क्या हो सकती है, सोच के देखो, हॉस्पिटल खोल सकते हो भाई। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उन्हें जाना पड़ता है शहर, तो आप गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल दो। इसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हो, मेडिकल खोल सकते हो। इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस आप कर सकते हो। यूनिट खत्म होगी, यूनिट छोटी थी, और भाई मेरी आंख भर आई है, हमारा यहीं तक साथ था। झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ तक नहीं, और भी आगे तक साथ है भाई। सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं करा है, काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसकी ई बुक ध्यान से परचेस कर लेना, काफ़ी कमाल का कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।